जी बच्चों जरा कंफर्म कीजिए मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन विजिबल है या नहीं। हाँ सर ठीक है। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है तो कोई नहीं, चलो करते हैं कंटिन्यू। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आज की क्लास में हम बेसिक जनरल एंट्री सीख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो पहली एंट्री थी गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा। तो बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीवर है उसको डेबिट किया जाएगा और जो भी गिवर है उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजता है तो ब्रांच बन जाती है रिसीवर। तो हेड ऑफिस अपने बुक में ब्रांच को डेबिट करता है। ठीक है, जब भी हेड ऑफिस गुड्स या कैश ब्रांच को देगा तो ब्रांच रिसीवर बनेगी, इसलिए हेड ऑफिस अपनी बुक में ब्रांच को डेबिट करता है। जबकि जब हेड ऑफिस या जब हेड ऑफिस गुड्स या कैश ब्रांच को भेजेगा तो हेड ऑफिस बन जाता है गिवर, इसलिए ब्रांच अपने बुक में क्या करेगी, हेड ऑफिस के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो जो गिवर है वो अपनी बुक में रिसीवर को डेबिट करेगा, जो गिवर है वो अपनी बुक में रिसीवर को डेबिट करेगा, और जो कह सकते हैं कि मतलब रिसीवर है वो अपनी बुक में जो गिवर है उसे क्रेडिट करेगा। बाकी उसके अलावा क्या चीज़ आ रही है जा रही है उसके हिसाब से आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। तो पहले एंट्री थी गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय एचओ। तो एचओ ने एंट्री बनाई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच रिवर्स एंट्री मारेगा ऐसे की, और वो होगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट टू हेड ऑफिस हाँ अकाउंट। जब आज तो बहुत देर आ रही सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। ठीक है, तो बीच में शायद किसी को दिक्कत हो रही थी, मैं चेक कर लेता हूँ। राइट, तो मानसी का माइक ऑन है। ठीक है मानसी, मैंने म्यूट कर दिया आपको, या आप खुद भी कर लें। ओके, कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, उसके बाद कैश भेजता है हेड ऑफिस ब्रांच को। तो अगेन हेड ऑफिस सेंड कर रहा है ब्रांच को, तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस के लिए ब्रांच हो गई है रिसीवर। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हेड ऑफिस की बुक में जो एंट्री बनी है ब्रांच उसकी रिवर्स एंट्री मारेगी, और वो होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तीसरी एंट्री है कि ब्रांच ने एचओ को सामान रिटर्न कर दिया। अब हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा, हेड ऑफिस अपने डाटा को कम करेगा, या हेड ऑफिस के लिए ब्रांच अब गिवर हो गई है तो गिवर को किया जाता है क्रेडिट। तो ब्रांच अकाउंट हमने क्रेडिट किया, और जब गुड्स सेंड किए थे तो हेड ऑफिस ने टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इसे किया था क्रेडिट। अब ये वापस आ रहे हैं तो इसी अकाउंट को रिड्यूस किया जाएगा। ब्रांच की एंट्री बनाएगी, ब्रांच अब एचओ को सामान वापस कर रही है तो एचओ बन जाएगा रिसीवर। तो एंट्री बनी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच अकाउंट। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब ब्रांच के पास हेड ऑफिस से सामान आता है, कैश आता है, तो ब्रांच अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता है, ब्रांच अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब हेड ऑफिस को ब्रांच सामान वापस देती है या कैश वापस दे देती है तो ब्रांच अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, और लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए एचओ के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। फोर्थ एंट्री यहाँ से सपोज बोलते हैं, कहता है कैश सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने एचओ को कैश वापस दिया। अब मुझे आप लोग बताइए हेड ऑफिस के बुक में क्या एंट्री बनेगी, एनीवन? कैश सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गैस कर सकते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। रेमिटेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। हाँ, रेमिटेंस भी बोल सकते हैं और कैश भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और हेड ऑफिस नहीं लिखेंगे, ब्रांच लिखेंगे, है ना। हेड ऑफिस की बुक में हेड ऑफिस का अकाउंट तो ओपन होगा नहीं, तो ये ब्रांच से आया था, एंट्री बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच की बुक में एंट्री क्या बनेगी, एनीवन? एचओ डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ बनेगी एच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आई होप सबको क्लियर है, क्योंकि जब ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेज रही है तो ब्रांच गिवर है, तो एचओ अपने बुक में जो गिवर है उसे करेगा क्रेडिट, और ब्रांच क्या करेगी, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस रिसीवर है तो वो हेड ऑफिस के अकाउंट को डेबिट करेगी। चलो जी, और देखो यहाँ से, तो ये तो बेसिक एंट्री हो गई गुड्स भेजने की और कैश भेजने की और उसको वापस लाने की। पांचवी एंट्री, मान लो मैं आपको फिफ्थ एंट्री में कहता हूँ कि ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस।
ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच के जो खर्चे हैं वो हेड ऑफिस ने पे करे, ब्रांच के जो खर्चे हैं वो हेड ऑफिस ने पे करे। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले एक्सपेंस जिसका था, एक्सपेंस उसकी बुक में डेबिट किया जाता है, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट वो ओपन करता है जिसका एक्सपेंस है, और कैश अकाउंट उसका कम होगा जिसने पेमेंट करी है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ब्रांच के खर्चे हैं जिसकी पेमेंट एचओ ने करी है। जिसकी पेमेंट किसने करी है? जिसकी पेमेंट एचओ ने करी है। तो सबसे पहले ब्रांच क्या करेगी? अपनी बुक में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेगी। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी सैलरी ऑफ ब्रांच और रेंट ऑफ ब्रांच, कुछ भी हो सकता है। तो ब्रांच ने अपनी बुक में एक्सपेंस डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस तो ब्रांच का था। बट बेटा पैसे कहाँ से गए? पैसे तो हेड ऑफिस के गए। तो टू कैश या बैंक अकाउंट आपने एचओ की बुक में करना पड़ेगा। अब सर ये एंट्री तो क्या हो रही है कि मतलब आधी एंट्री बन रही है इन बुक्स ऑफ एचओ और आधी एंट्री बन रही है इन बुक्स ऑफ ब्रांच। कैसे सर? एक बार फिर से बताता हूँ। एक्सपेंस उसकी बुक में डेबिट करते हैं जिसका एक्सपेंस होता है, लेकिन कैश या बैंक उसका कम होगा, कैश या बैंक उसका कम होगा जिसने पेमेंट करी है। अब ये एंट्री सर कंप्लीट ही नहीं हुई, तो सर यहाँ क्या किया जाए और यहाँ क्या किया जाए? तो एंट्री कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? हेड ऑफिस अपनी बुक में ब्रांच को डेबिट करेगा, ठीक है। और ब्रांच क्या करेगी सर? ब्रांच अपनी बुक में हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगी, जो कि सर सही, जो कि सर बिल्कुल सही सही भी है, होना भी यही चाहिए। क्योंकि जब हेड ऑफिस पेमेंट कर देगा ब्रांच के ब्याह पे, हेड ऑफिस बोलेगा ये मेरा खर्चा थोड़ी है, ये तो ब्रांच का खर्चा है, तो मैं ये अमाउंट बाद में ब्रांच से रिकवर करूंगा। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा? बोलेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे मान लो कि आपका नाम राहुल है और मैंने आपके लिए कोई आपके लिए मैंने कोई पेमेंट आपके लिए मैंने कोई अमाउंट पे करी। आपके एम्प्लॉय की सैलरी थी, है ना। एक दिन आप और मैं कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो आपका एम्प्लॉय बिल्कुल रास्ते में मिल गया, बहुत गुस्से में है, और वो आपसे कह रहा है, आपसे लड़ रहा है, कह रहा है मेरी सैलरी दो वरना मैं आप दोनों को भी पीटूंगा। अब मैंने कहा दोनों का मतलब यार उसमें तो मैं भी शामिल हो गया। तो मैं डर गया, मैंने बोला भाई मैं इसकी सैलरी भी दे देता हूँ, बाद में तू मुझे पैसे क्या नाम है दे दूँ। तो आपने बोला ठीक है सर ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या करा, आपके एम्प्लॉय की सैलरी दी थी। तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? मैं सैलरी टू कैश एंट्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा खर्चा थोड़ी था, वो तो आपका खर्चा था। तो आपका नाम अगर राहुल है तो मैं एंट्री बनाऊंगा राहुल डेबिट टू कैश। मैं आपको इस उम्मीद में डेबिट करूंगा कि बाद में ये पैसे मैं आपसे रिकवर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एंट्री बनाऊंगा राहुल टू कैश। आप क्या एंट्री बनाओगे? आप बोलोगे चलो मेरा एक्सपेंस अराइज हो गया, मेरा एक्सपेंस सेटल हो गया। आप अपने बुक में सैलरी अकाउंट डेबिट करोगे। तो क्या पैसे आपने दिए? नहीं दिए सर, पैसे तो मैंने दिए। तो अब क्या करोगे? आप एंट्री बनाओगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट, राइट। आप अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर दोगे मेरे लिए। सेम ऐसे यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस ब्रांच का है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो एक्सपेंस ब्रांच डेबिट करेगा, बट कैश अकाउंट जाएगा किसका सर? कैश अकाउंट घटेगा एचओ का। अब एंट्री कंप्लीट कैसे होगी? तो इस तरीके से कर देंगे, हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच लिख देंगे और ब्रांच की बुक में आपको एचओ लिखना पड़ेगा। चलो जी, इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या? समटाइम इट हैपेंस लाइक हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। हो सकता है कि हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस को ब्रांच ने पे कर दिया। अब सर एक्सपेंस किसका है? एक्सपेंस एचओ का है। तो अपनी बुक में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, एचओ अपनी बुक में एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेगा, और पैसे किसके गए हैं? ब्रांच के। तो ब्रांच यहाँ टू कैश या बैंक अकाउंट लिख देगी। अगेन ये एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही सर। अब कंप्लीट कैसे किया जाएगा? तो एचओ अपने बुक में क्या लिखेगा? ब्रांच। और ब्रांच क्या लिखेगी सर? हेड ऑफिस अकाउंट लिखेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ बेसिक एंट्री आपकी बन जाती है। एक दो केस और इसको हम लेते हैं। चलो, जैसे कि सपोज मैं आपको बोलूं कि कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच डेटर बाय हेड ऑफिस। लो जी, ब्रांच का डेटर था, उससे पैसे आने थे, ब्रांच का डेटर था उससे पैसे आने थे, उससे हेड ऑफिस ने पैसे ले लिए, है ना। कभी कभार डेटर को मतलब फैसिलिटी देते हैं कि यू कैन पे टू एनी ब्रांच, आप कहीं पे भी किसी भी ब्रांच को पेमेंट कर सकते हो।
या आप सीधे जो हेड ऑफिस है उसकी भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है सर। तो कोई ब्रांच का डेटर था, उससे पैसे आने थे, लेकिन वो पैसे किसने ले लिए सर? एचओ ने ले लिए। तो कैश किसके पास आया? एचओ के पास आया। तो कैश बैलेंस तो एचओ का बढ़ेगा, तो एचओ करेगा कैश अकाउंट डेबिट। डेटर किसके थे बेटा? ब्रांच के थे। तो डेटर किसके कम हो गए? ब्रांच के कम हो गए। तो ब्रांच क्या करेगी? अपने डेटर अकाउंट को रिड्यूस करेगी। ठीक है, पैसा आया हेड ऑफिस के पास और डेटर कम हो गए ब्रांच के। अगेन एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही। अब यहाँ क्या लिखा जाए और यहाँ क्या लिखा जाए, कैसे कंप्लीशन होगा? तो यहाँ पर एचओ की बुक है, तो यहाँ ब्रांच का नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और ये ब्रांच की बुक है, तो यहाँ हेड ऑफिस का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ बेसिक एंट्री हो गई। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। सर 7 नंबर एक बार और। हाँ 7 नंबर देखो, कह रहा है कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच डेटर बाय हेड ऑफिस। ब्रांच का कोई कस्टमर था, उससे पैसे आने थे, वो पैसे एचओ ने ले लिए। तो कैश किसके पास आया बेटा? कैश जो है वो एचओ के पास आया। अगर एचओ के पास कैश आया है तो एचओ का कैश अकाउंट, एचओ का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एचओ करेगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। डेटर कम कम हुए हैं, क्योंकि अगर डेटर पैसे दे देता है तो डेटर डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन डेटर किसके थे? ब्रांच के थे। तो ब्रांच अपनी बुक में डेटर को रिड्यूस करेगी। तो कैश बैलेंस बढ़ा एचओ का, डेटर रिड्यूस हो गए ब्रांच के। राइट, तो कैश अकाउंट डेबिट किया एचओ की बुक में और डेटर हमने क्रेडिट कर दिए ब्रांच की बुक में। अब ये एंट्री आधी इधर है और आधी इधर है, तो ऐसी एंट्री को कंप्लीट कैसे किया जाता है? हेड ऑफिस अपनी बुक में ब्रांच का नाम लिख देगा और ब्रांच अपनी बुक में हेड ऑफिस का नाम लिख देगा। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके सर ये फर्स्ट पेज की फोटो दिखा दो। ओके, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने आज। देन दिस पार्ट। ठीक है बेटा, हो गया? यस सर। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था हमारे पास हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू ब्रांच। ठीक है, ये भी टॉपिक जरा सा ही है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी एंट्री है। स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक में या 4 टॉपिक में सिर्फ जनरल एंट्री है बेटा। और अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो 3-4 नंबर की जनरल एंट्री आपसे पूछ सकता है। अदरवाइज डेटर और स्टॉक एंड डेटर मेथड ही सबसे ज़्यादा रेलेवेंट पोर्शन है इस चैप्टर में। अब यहाँ से टॉपिक आता है हमारा हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू ब्रांच। ठीक है, तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है, हेड ऑफिस प्रोवाइड्स centralized head office provides centralized marketing and other service to all branch। कभी कभार क्या होता है कि हेड ऑफिस ब्रांच को सेंट्रलाइज मार्केटिंग सर्विसेज या अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सपोज जैसा कि मान लीजिए कि आपका नाम है डोमिनोज। ठीक है सर, आप डोमिनोज की पिज्ज़ा वगैरह क्या नाम है सेल करते हो, और इसकी कई जगह आपकी कह सकते हैं कि मतलब ब्रांचेस हैं, है ना, दिल्ली, मुंबई, पटना, कई जगह, मतलब ऑल ओवर द इंडिया इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हेड ऑफिस सपोज मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, सपोज हेड ऑफिस इज इन दिल्ली, हेड ऑफिस दिल्ली में मान लीजिए, और देश भर में मान लीजिए इसकी 500 से ज़्यादा क्या नाम है कि मतलब ब्रांचेस हैं। अब डोमिनोज वाले क्या करते हैं कि मतलब टेलीविजन में ऐड देते हैं कि डोमिनोज का ये नया बेसिकली वैरायटी आया है,
है ना, एक नया उन्होंने इससे प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक पिज्जा लॉन्च किया उन्होंने नया, तो इसके लिए वो टेलीविजन वगैरह पे ऐड करते हैं। अब वो जो टेलीविजन पे वो ऐड दे रहे हैं उसका बेनिफिट तो सभी ब्रांच को मिलेगा ना, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ब्रांचेस हैं सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हेड ऑफिस पहले क्या करता है, उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर देता है, उस एक्सपेंस को पहले क्या करेगा वो इनकर करता है। अगर मान लीजिए उस एक्सपेंस में 70 लाख रुपए का खर्चा आता है, 70 लाख रुपए का खर्चा आता है, फिर हेड ऑफिस क्या करेगा, उस 70 लाख के एक्सपेंसेस को सभी ब्रांचेस में एलोकेट करेगा। बोलेगा देखो ये खर्चा पूरा का पूरा मैं अपने बुक में बियर नहीं करूँगा, क्योंकि सारा खर्चा अगर मैं बुक करने लगा तो भाई मेरी बुक में एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और जो हेड ऑफिस की बुक है उस बुक में फिर लॉसेस आपको दिखने लगेंगे। जबकि इस एक्सपेंस का बेनिफिट सभी ब्रांचेस को मिल रहा है, तो अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंस शुड बी बॉर्न बाय यू एज वेल। इस एक्सपेंस का एक हिस्सा आपने भी बॉर्न करना चाहिए। तो ब्रांच बोलती है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे बियर, है ना। वैसे भी ब्रांच मना तो कर ही नहीं सकती। हेड ऑफिस उसको क्या कर रहा है, बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, तो जो बोलेगा वो मतलब मानना पड़ेगा। ऐसे कई बार क्या होता है, ब्रांच का सर ऑडिट करवाया जाता है, तो ब्रांच का जो ऑडिट करने सीए आएगा वो कौन करेगा, वो भी हेड ऑफिस ही क्या करता है, कई बार हेड ऑफिस ही उसको हायर करता है और उसकी पेमेंट भी एचओ के द्वारा जाती है। पर बाद में फिर जो एचओ है वो बोलता है कि भाई वो जो सीए आया है जिसने ऑडिट किया है उसने आपको भी सर्विस दी है, आपको भी बेनिफिट दिया है, तो अगेन अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी का कुछ अमाउंट, उसकी फी का कुछ अमाउंट आपकी बुक में भी एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो उस केस में सर एंट्री क्या होगी वो हमने सीखी है। Many times head office provides centralized marketing and other services to all branches. Initially, head office incurs the expense, and then a part of it is allocated to branches या to branch as well। ठीक है, हेड ऑफिस इनिशियली पहले खर्चा करेगा और फिर क्या करेगा सर, उसको बाद में ब्रांच में एलोकेट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ ट्रांजेक्शन लेता हूँ, फिर ये हेड ऑफिस की बुक है और मान लीजिए ये ब्रांच की बुक है, हेड ऑफिस की बुक है और फिर ये ब्रांच की बुक है। चलो जी, हेड ऑफिस की बुक और फिर ये हो गई हमारे पास ब्रांच की बुक। बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे पहले एंट्री होगी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। पहले हेड ऑफिस ने खर्चा किया तो पहले पूरा खर्चा हेड ऑफिस अपनी बुक में दिखाएगा, लिखेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जैसे भी पेमेंट करिए। मान लीजिए 100 रुपये का खर्चा है, तो पहले ये 100 रुपये की खर्चे की एंट्री बना दी एचओ की बुक में, ब्रांच की बुक में कोई एंट्री नहीं बनी है अभी। फिर हेड ऑफिस क्या करेगा सर, डिसाइड करेगा कि इस एक्सपेंस का कुछ हिस्सा ब्रांच ने भी बियर करना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए डिसाइड किया जाता है कि इस 100 रुपये में से 10 रुपये का एक्सपेंस ब्रांच को चार्ज किया जाएगा, तो हेड ऑफिस एक्सपेंस एलोकेटेड टू ब्रांच। अब इस खर्चे का कुछ हिस्सा ब्रांच को क्या कर रहे हैं सर, चार्ज कर रहे हैं, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कुछ अमाउंट ब्रांच से रिकवर करना चाहता है, तो वो ब्रांच को बढ़ा देगा, ब्रांच को अपना डेटर मान के बढ़ा देगा और अपने एक्सपेंस को कम कर देगा। अपने एक्सपेंस को क्या करेगा, कम करेगा कि 100 रुपये का खर्चा किया, आउट ऑफ विच ₹10 बिलोंग्स टू ब्रांच, ये मान लिया जाएगा। तो 10 रुपये का खर्चा हमने ब्रांच पर डाल दिया, तो एचओ की बुक में क्या एंट्री बनेगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। क्योंकि हेड ऑफिस खुद के अपने खर्चे को कम कर रहा है, अपने खर्चे को कम कर रहा है, तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया था, वही एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा और ब्रांच को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जब भी हम ब्रांच से कुछ रिकवर करना चाहेंगे तो हम ब्रांच अकाउंट को क्या कर देते हैं सर, डेबिट कर देते हैं, है ना। अगर आप ये दिखाना चाहते हो अपनी बुक में कि मैंने इतने पैसे किसी से लेने हैं, तो आप उस पर्सन को अपनी बुक में डेबिट कर देते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि
एक बार हमारे यहाँ पे मतलब कि दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली वाली ब्रांच में क्या हुआ, ऐसे बता रहा हूँ आपको मैं कि एक पर्सन थे, उनका नाम आपको मैं बेसिकली मतलब कि मैं बताऊंगा नहीं। उन्होंने क्या करा कि मतलब इंस्टीट्यूट के जो कुछ फंड थे, इंस्टीट्यूट के जो कुछ फंड थे उसको बेसिकली ऐसा ब्लेम उनके ऊपर लगाया गया कि उन्होंने सेम इंस्टीट्यूट के फंड को प्राइवेट पार्टी के लिए उसको बेसिकली यूटिलाइज कर लिया। मतलब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इंस्टीट्यूट के नाम पे एक मीटिंग बुलाई और इंस्टीट्यूट की मीटिंग के नाम पर कुछ बेसिकली खर्चा वर्चा किया, और उसी दिन उनका हैप्पी बर्थडे टू यू भी था। तो बेसिकली कंबाइन पार्टी हो गई कि इंस्टीट्यूट की मीटिंग भी रख ली और हैप्पी बर्थडे की पार्टी भी हो गई। तो अराउंड कह सकते हैं कि 70-80 लाख का उसमें खर्चा आया। तो बाद में क्या हुआ कि जब 70-80 लाख का खर्चा हो गया और जब बुक्स की जांच वगैरह हुई कि भाई इतना हैवी एक्सपेंस कैसे हो गया है, तो बाद में क्या करा कि इंस्टीट्यूट ने बोला, मतलब जो नई टीम आई, जो नए बेसिकली मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला कि ये खर्चा तो उनसे रिकवर किया जाएगा। तो उस पर्सन को इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में डेबिट कर दिया। ठीक है, सेम इंस्टीट्यूट की दिल्ली ब्रांच ने क्या करा, उस पर्सन को डेबिट कर दिया। मान लो उस पर्सन का नाम राहुल था, तो एंट्री क्या लिखी हमने, राहुल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, कि भैया ये एक्सपेंस हुआ है इंस्टीट्यूट की बुक में 70-80 लाख का, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये तो पर्सनल एक्सपेंस था, तो उस राहुल नाम के पर्सन से रिकवर किया गया। तो 3 साल तक 4 साल तक वो अमाउंट सेम इंस्टीट्यूट की बुक में दिखती रही, वो पर्सन बैलेंस शीट में दिखता रहा, राइट। और लेकिन उसने भी पेमेंट वगैरह करी, बिकॉज वो जो पर्सन था वो भी कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं था, बहुत तगड़ा बेसिकली पर्सन था। उसने कोर्ट में केस किया, और कोर्ट में केस वगैरह करने के बाद क्या नाम है, और जब कोर्ट में केस हुआ तो जो हेड ऑफिस है एट कलकत्ता, उस पर्सन ने क्या करा, हेड ऑफिस ने क्या करा, उसको सपोर्ट कर दिया। बोला नहीं, हम इस एक्सपेंस को जस्टिफाई करते हैं, डेफिनेटली ये जो एक्सपेंस है ये ऑफिस का ही एक्सपेंस है, क्योंकि वो अगेन ऐसा वैसा पर्सन नहीं था, पर्सन नामी था, और हेड ऑफिस में भी उसकी अच्छी क्या नाम है बातचीत थी। तो बाद में जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट में एचओ ने बोल दिया कि नहीं, हम मानते हैं ये हमारा एक्सपेंस है, इस पर्सन का एक्सपेंस नहीं है। बाद में उस एक्सपेंस को फिर बुक से क्या किया गया, रिमूव वगैरह किया गया, है ना। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ रिकवर करना चाहते हैं, हम उसको डेबिट करते हैं अपनी। ऐसे अगर हेड ऑफिस ये 10 रुपये ब्रांच से रिकवर करना चाहती है, तो हेड ऑफिस क्या करेगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, ब्रांच को डेबिट किया, एक्सपेंस को कम कर दिया। ब्रांच क्या करेगी, ब्रांच 10 रुपये के एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेगी। ब्रांच अपनी बुक में एक्सपेंस को बुक करेगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट से 10 रुपये का एक्सपेंस है, और इसकी पेमेंट क्योंकि ऑलरेडी हेड ऑफिस कर चुका है, तो बस ब्रांच क्या करेगी, अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लेगी, तो टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, पेमेंट क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है, खर्चे की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो दोबारा तो पेमेंट होगी नहीं, इसलिए ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को इस खर्चे का क्रेडिट दे देगा, वो हेड ऑफिस के प्रति अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। Clear, sir? हाँ सर। एलोकेशन सीएस के बेस पे होता है, नॉर्मल हेड ऑफिस डिसाइड करता है। हेड ऑफिस करेगा डिसाइड। नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस ब्रांच की रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी होती है, उसके आधार पर खर्चे को बांट दिया जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है, जो ब्रांच ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो ये मान लिया जाता है कि इस मार्केटिंग एक्सपेंस का ज्यादा बेनिफिट उसको मिला है, तो उसके बेस पे बांट दे देंगे। कोई और अगर खर्चा होगा तो उसको उसका और कोई लॉजिकल बेस वगैरह बनाया जाएगा। जिस ब्रांच का साइज ज्यादा होगा, जिस ब्रांच में बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा होगी, मान लिया जाता है कि उसकी बुक्स चेकिंग करने में, उसका ऑडिट करने में ज्यादा समय स्पेंड क्या नाम है, उसमें ज्यादा आपका टाइम आपका लगा होगा, तो उसके हिसाब से करेगा। मतलब जो भी अमाउंट एलोकेट होगी वो हेड ऑफिस ही डिसाइड करेगा। ठीक है, बस सर। चलिए, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड टॉपिक बेटा इतना ही है, सेकंड वाला टॉपिक इतना ही था। तो मैंने बताया स्टार्टिंग के 4 में तो एंट्री है, तो ये तो चलो 3 तो 2 तो हमारे हो गए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर ब्रांच फिक्स असेट्स। फिक्स असेट के लिए आपको अकाउंटिंग करनी है। चलो अब ये देखते हैं, सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको बहुत ध्यान से देखना। अकाउंटिंग फॉर ब्रांच फिक्स असेट, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच फिक्स असेट्स। ठीक है, ब्रांच की फिक्स असेट के लिए अकाउंटिंग।
जी। तो ब्रांच को बेटा बहुत सारी फिक्स एसेट चाहिए होती है, जैसे कि हो सकता है कि उसको लैंड एंड बिल्डिंग की नीड होगी, और हो सकता है कि उसको फर्नीचर वगैरह की नीड होगी, और इसके अलावा ऑफिस में बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे कि एसी वगैरह, और वो भी उसमें यूज वगैरह किए जाते हैं। तो ब्रांच को अगर एसेट चाहिए तो वो एसेट्स या तो ब्रांच परचेज कर लेगी अपने आप, या कई बार क्या होता है कि सर हेड ऑफिस बेसिकली उसको क्या करेगा, परचेज करके दे देगा। उसके बाद ब्रांच उस एसेट को यूज करना स्टार्ट करेगी, है ना। पहले तो एसेट को परचेज किया जाएगा, चाहे हेड ऑफिस प्रिपेयर करके दे या ब्रांच अपने आप खरीद ले, फिर ब्रांच उसको यूज करेगी, और उसके बाद एसेट अकाउंट ओपन किया जाता है। अब एसेट अकाउंट या तो हेड ऑफिस की बुक में मेंटेन होता है या ब्रांच की बुक में मेंटेन होता है। यूज तो ब्रांच ही कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एसेट का यूज तो ब्रांच ही कर रही है, लेकिन जब उसका अकाउंट ओपन करना होता है, उसका अकाउंट मेंटेन करना होता है, या तो हेड ऑफिस उसका अकाउंट मेंटेन करता है या ब्रांच उसका अकाउंट मेंटेन करती है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से जनरल एंट्री में फर्क पड़ता है। तो ब्रांच की जो फिक्स असेट्स हैं आर परचेज purchased by the branch itself। ब्रांच की असेट को या तो ब्रांच खुद परचेज कर लेगी, और इट कैन बी प्रोवाइडेड टू ब्रांच, इट कैन बी प्रोवाइडेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस आल्सो, या ये सीधे हेड ऑफिस के द्वारा भी ब्रांच को प्रोवाइड की जा सकती है। ब्रांच की फिक्स असेट्स या तो ब्रांच परचेज करेगी, या इसको हेड ऑफिस के द्वारा भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा ओके सर, branch the branch makes use of the asset। ब्रांच क्या करेगी सर, एसेट का यूज करेगी, क्योंकि ब्रांच के लिए है वो, तो ब्रांच ही यूज करेगी। एन एसेट अकाउंट is also opened either in books of head office, फिर बेटा एक एसेट का अकाउंट ओपन करेंगे। एसेट का अकाउंट या तो हेड ऑफिस की बुक में होगा या इन बुक्स ऑफ ब्रांच होगा। दोनों जगह एसेट नहीं दिखेगी, या तो एसेट हेड ऑफिस की बुक में दिखानी है या ब्रांच की बुक में दिखानी है, दोनों जगह नहीं दिखानी है सर, क्योंकि एक एसेट दो लोगों की बुक में कैसे दिख सकती है, नॉट पॉसिबल। एक ही एसेट दो लोगों की बुक में कैसे दिखेगी सर, पॉसिबल ही नहीं है। मान लो कोई प्लांट और मशीनरी है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी एसेट है, आप कह रहे हो आपकी भी एसेट है, ऐसे नहीं होता सर। एसेट के ऊपर सर जो लीगल राइट है वो किसी एक का ही होगा, इसलिए क्या होगा सर, एक ही की बुक में दिखेगी। हाँ, अगर ज्वाइंट, अगर मान लीजिए पार्टनर है, अगर जॉइंट ओनर हैं तो फिर दोनों अपनी बुक में दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी अमाउंट को फिर आपको बांटना पड़ता है ना। किस हिसाब से आप अपनी अमाउंट दिखाओगे, किसकी बेसिकली मतलब रेशो में बांटोगे, वहां से करते हैं। तो अभी जॉइंट पार्टनरशिप वाला तो जो रूल है वो भूल जाओ, सिंपल सी बात है। एसेट अकाउंट या तो हेड ऑफिस परचेज करेगा ब्रांच के लिए, या ब्रांच खुद परचेज करेगी। एसेट तो ब्रांच ही यूज कर रही है। उसके बाद एसेट अकाउंट ओपन होता है, वो या तो हेड ऑफिस की बुक में होगा या ब्रांच की बुक होगा, दोनों में से एक होगा। जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस कौन बुक करेगा, एक्सपेंस हेड ऑफिस बुक करेगा, डेप्रिसिएशन हेड ऑफिस दिखाएगा अपनी बुक में या ब्रांच दिखाएगा। तो ध्यान रखना है, जो डेप्रिसिएशन है वो तो जो यूज कर रहा है उसी की बुक में दिखाया जाता है। जो एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा है वही डेप्रिसिएशन दिखा सकता है। तो यहाँ पर एसेट का यूज कौन कर रहा है, एसेट का यूज कर रही है ब्रांच, एसेट का यूज कर रही है ब्रांच। तो जो डेप्रिसिएशन है ना वो तो ब्रांच की बुक में दिखेगा, चाहे एसेट कोई भी खरीदे, चाहे एसेट अकाउंट किसी की बुक में भी मेंटेन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन हमेशा जो यूजर है उसकी बुक में दिखेगा। However, depreciation expense is charged, depreciation expense is charged in books of, depreciation expense is charged in books of
depreciation expense charge in books of the branch only, that is the user entity. जो यूजर एंटिटी है उसी की बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। एसेट या तो हेड ऑफिस खरीदेगी या ब्रांच खरीदेगी। ठीक है सर, एसेट अकाउंट या तो हेड ऑफिस बनाएगा या ब्रांच बनाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन में बता देगा आपको। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन ब्रांच की बुक में ही लगेगा, सिंपल सी बात। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एसेट या तो हेड ऑफिस खरीदेगी ब्रांच के लिए या ब्रांच खुद परचेज करेगी अपने लिए। एसेट अकाउंट या तो हेड ऑफिस मेंटेन करेगा या ब्रांच मेंटेन करेगी। लेकिन जब डेप्रिसिएशन लगाने की बारी आएगी तो डेप्रिसिएशन तो केवल ब्रांच अपनी बुक में लगाएगी, डेप्रिसिएशन केवल ब्रांच अपनी बुक में लगाएगी। चलिए इतना करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन देखते हैं, एंट्री के थ्रू देखते हैं, और फिर इस पे एक क्वेश्चन आपको घर से होमवर्क के लिए मिलेगा। अभी आगे बढ़ेंगे, चीजें बहुत सारी हैं। ओके, आई गेस ये नोट कर लिया होगा आपने। चलो थोड़ा लेंथ बढ़ाते हैं पेजेस की ओर। चलो जी, अब बहुत ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल क्या, सीधे मतलब कि लेते हैं केस वन लेते हैं और फिर एंट्री बताते हैं आपको। मैंने एसेट अकाउंट is maintained in books of head office। ठीक है, और बेटा कौन से सेट, ब्रांच वाले सेट। when branch asset account is maintained in books of head office। जब ब्रांच की एसेट का अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में मेंटेन होता है तो फिर किस तरीके से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। चलो ये देखना, ये ट्रांजैक्शन है, ये हेड ऑफिस बुक्स है और ये ब्रांच की बुक है, हेड ऑफिस बुक्स एंड ब्रांच बुक्स। चलिए पहले एंट्री देखना, परचेज ऑफ ब्रांच एसेट बाय हेड ऑफिस। पहली एंट्री सर, ब्रांच की एसेट खरीदी है हेड ऑफिस ने। तो पहले आप मुझे बताओ, अगर हम एसेट खरीदते हैं नॉर्मली उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। सिंपल सी बात बताओ, मान लो कि सर आपने एसेट खरीदी, क्या एंट्री बनती है उसकी, एनीवन। अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल सी बात है सर, मतलब एक एसेट अकाउंट ओपन होता है और दूसरा क्या होता है सर, कैश अकाउंट को डिक्रीज किया जाता है, कैश बैलेंस को डिक्रीज किया जाता है। तो एंट्री बनती है एसेट टू कैश। अब सर यहाँ पर एसेट अकाउंट किसके बुक में, किसके बुक में ओपन हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये पहला केस है जब एसेट अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में मेंटेन करना है। तो ये हेड ऑफिस की बुक है, हेड ऑफिस यहाँ पर एसेट को क्या करेगी, जो कह सकते हैं जो एसेट है उसका अकाउंट ओपन करेगी। पर क्योंकि एसेट ब्रांच की है इसलिए हेड ऑफिस लिखेगा ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट। ये सर यहाँ पर हो गया ओपन। पैसे किसने दिए हैं सर, पैसे एचओ ने दिए हैं, क्योंकि एचओ के पैसे गए हैं तो एचओ अपने टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट की एंट्री लिख देगा। एसेट अकाउंट भी यहाँ पर एचओ की बुक में ओपन हो रहा है और पैसे भी किसके गए हैं, एचओ के गए हैं। तो पूरी की पूरी एंट्री इसी की बुक में बन गई है, एचओ की बुक में बन गई है। तो एंट्री बनेगी ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रांच की बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी, ब्रांच की बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि एसेट अकाउंट एचओ की बुक में मेंटेन हो रहा है और पेमेंट भी एचओ ने कर दी है। अगर सर ऐसे होता, परचेज ऑफ ब्रांच एसेट
बाय ब्रांच इटसेल्फ। ओके जी। अब देखो दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है कि एसेट खरीदी गई है और ब्रांच ने खुद परचेज कर ली। अगेन एसेट परचेज करने की नॉर्मल एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन एसेट अकाउंट किसकी बुक में मेंटेन करना है? केस 1 कह रहा है कि भाई एसेट अकाउंट को हेड ऑफिस की बुक में मेंटेन करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी भी हम एसेट अकाउंट तो यही ओपन करेंगे। एसेट अकाउंट तो एचओ की बुक में ही मेंटेन होगा चाहे कोई भी खरीदे, चाहे पेमेंट कोई भी कर रहा हो। लेकिन बेटे यहाँ पैसे किसने दिए हैं? ब्रांच ने पैसे दिए हैं या एचओ ने पैसे दिए हैं? बताइए किसके पैसे गए हैं? ब्रांच ब्रांच के गए हैं। तो कैश बैलेंस किसका कम होगा? कैश बैलेंस तो ब्रांच का कम होगा। तो ब्रांच यहाँ पर अपने कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब सर ये एंट्री तो आधी एंट्री एचओ की बुक में हो रही है और आधी एंट्री सर ब्रांच की बुक में हो रही है, तो ऐसे एंट्री को कंप्लीट कैसे किया जाता है? बताइए ऐसे एंट्री कंप्लीट कैसे होती है फिर? तो एचओ की बुक में क्या क्या एचओ की बुक में क्या लिखा जाए? एचओ की बुक में किसको क्रेडिट किया जाए ताकि एंट्री कंप्लीट हो जाए? ब्रांच अकाउंट। एचओ की बुक में ब्रांच अकाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, एचओ की बुक में ब्रांच अकाउंट लिखेंगे। राइट सर। और ब्रांच की बुक में क्या करेंगे? एचओ अकाउंट। ब्रांच की बुक में एचओ को लिखते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एसेट अकाउंट सर आपने हेड ऑफिस की बुक में डेबिट क्यों किया? एसेट तो ब्रांच खरीद रही है ना, तो आप ब्रांच में दिखाते। मैंने कहा नहीं बेटा, केस 1 कर रहे हैं। केस 1 कह रहा है एसेट अकाउंट तो हेड ऑफिस की बुक में ही खुलेगा। ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। मान लीजिए एचओ कहता है ब्रांच की सारी एसेट्स हम अपनी बुक में दिखाएंगे, क्योंकि एसेट अकाउंट के ऊपर हम अपना कंट्रोल चाहते हैं। क्योंकि एसेट की हैवी अमाउंट होती है तो हम ब्रांच को इसके लिए फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। एसेट अकाउंट हम ही मेंटेन करेंगे। ब्रांच को बोलेंगे आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसका यूज करो, बट अकाउंट्स हम उसको मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद साल के एंड में सर, साल के एंड में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच असेट, ब्रांच की एसेट पे डेप लगा। अब डेप्रिसिएशन लगाने की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? अगर एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, पहले आप में से कोई भी एक मुझे बताओ नॉर्मल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन ऑन एसेट नॉर्मल एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट। हाँ जी, तो इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। राइट, किसी भी एसेट पे डेप लगता है तो ये एंट्री बनाते हैं। अगर डेप लगेगा फर्नीचर पे तो डेप अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अगर डेप लगेगा बिल्डिंग पे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। यही तो एंट्री होती है। अब मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसकी बुक में चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन बुक करेगा? तो मैंने बताया कुछ भी हो जाए, चाहे एसेट अकाउंट किसी की बुक में मेंटेन हो रहा हो, चाहे एसेट कोई भी परचेज कर रहा हो, डेप्रिसिएशन तो हमेशा जो ब्रांच है, जो कि यूजर है, उसकी बुक में बुक किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन तो बेटा ब्रांच की बुक में डेबिट होगा। तो यहाँ डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। राइट, और जो ब्रांच है मेरे बच्चों, जो ब्रांच है सॉरी जो एसेट है वो कम होती है। डेप लगाने से एक तो एक्सपेंस अराइज होता है, एक्सपेंस हमने ब्रांच की बुक में लिख दिया। दूसरा क्या होगा सर? एसेट कम होगी। एसेट तो वही कम करेगा ना जिसके पास एसेट थी, जिसने एसेट अकाउंट मेंटेन किया था। तो एसेट अकाउंट किसकी बुक में शो हो रहा है आपकी बात? एचओ की बुक में। तो यहाँ पर एचओ क्या करेगा? एसेट को बैलेंस को कम करेगा। तो डेप अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट अकाउंट, इस तरीके से हमने एंट्री बना दी। अब यहाँ पर क्या करें मेरे बच्चों, और यहाँ पे क्या करें? एंट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। बताइए क्या किया जाए? एचओ की बुक में क्या क्या लिखूं? ब्रांच अकाउंट। बिल्कुल सही है। ये अब तो ये समझ में आ गया होगा आपके, जहाँ एंट्री कंप्लीट नहीं होती वहाँ ऐसे ही करते हैं। एचओ की बुक में ब्रांच लिखा जाएगा और ब्रांच की बुक में एचओ लिखा जाएगा। तो डेप्रिसिएशन तो हमेशा आपको ब्रांच की बुक में ही डेबिट करना है। एसेट अकाउंट वो ही कम करेगा जिसकी बुक में एसेट अकाउंट डेबिट हुआ है, क्योंकि एसेट अकाउंट अभी एचओ की बुक में डेबिट हुआ है, इसलिए एचओ की बुक में ही हमने इसे क्रेडिट किया है। ठीक है, तो ये 3 एंट्री हो गई केस 1 की, जब एसेट अकाउंट किसकी बुक में मेंटेन हो रहा था? हेड ऑफिस की बुक में। केस सेकंड, केस सेकंड पे आते हैं। व्हेन एसेट अकाउंट मतलब ब्रांच की, व्हेन ब्रांच एसेट अकाउंट is maintained in books of branch,
जब ब्रांच का एसेट अकाउंट ब्रांच ही मेंटेन कर लेती है, हेड ऑफिस अलाउ कर देता है। हेड ऑफिस कहता है चलो आप खुद ही अलाउ कर दो, है ना, आप खुद ही क्या करो, जो एसेट अकाउंट है उसको मेंटेन करो। ठीक है सर, हेड ऑफिस की पॉलिसी होती है। कई बार वो ब्रांच को पूरी तरीके से ऑटोनॉमस बना देता है, फ्रीडम दे देता है, कहता है फुल हैंड दिया जाएगा, क्योंकि ब्रांच को जो कंट्रोल कर रहा है, ब्रांच को जो रन कर रहा है, वो बहुत ही भरोसे की लायक पर्सन है, एफिशिएंट पर्सन है। और हेड ऑफिस पूरा पूरा डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस अपने बिजनेस में लगाना चाहता है। वो कहता है जब हम डिसेंट्रलाइज करेंगे तो पूरा पूरा करेंगे, हम पूरी फ्रीडम दे देंगे, चलो जी मर्जी है, हमें क्या, हमें तो बस अकाउंटिंग करनी है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ट्रांजैक्शन, उसके बाद अकाउंट की बात में तो टीम आएगा ना ब्रांच में सब अकाउंट। बेटा आवाज थोड़ा तेज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हो? इंडिपेंडेंट ब्रांच खुद बनाएगी ना सारे अकाउंट अपने, जैसे ट्रायल बैलेंस अकाउंट अपने आप बनाती है, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं ना, तो देखो क्या होता है कि जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं, तो ब्रांच 100% डिपेंडेंट भी नहीं होती और ब्रांच 100% इंडिपेंडेंट भी नहीं होती। रियल लाइफ में क्या होता है, इसके बीच में फिक्चर होता है। वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रांच को कितना इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। तो हम जब पढ़ाई करते हैं, है ना, तो थ्योरी में तो हम दो ही मॉडल लेके चलते हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ब्रांच मान के चलते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 100% नहीं होती, हो सकता है कि 70% हो, 80 हो, 90 हो। इसलिए कुछ चीज़ों की अकाउंटिंग हेड ऑफिस अपने पास में ले लेता है। और जब वो ब्रांच को बोलेगा आप एक इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, आप अकाउंटिंग करो, बट कुछ इश्यूज होंगे जिसके अकाउंटिंग हेड ऑफिस अपने हाथ में मिलेगा, राइट। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री, क्या ये बात समझ में आ गई? सर। राइट। तो ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में बाय थ्योरी हम यही पढ़ते हैं कि सारी अकाउंटिंग कौन करता है, ब्रांच करता है, और हम थ्योरी में ही लिख के आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ब्रांच को कितना इंडिपेंडेंट बनाना है वो हेड ऑफिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। चलिए, तो पहली एंट्री इसमें आई हमारी, परचेज ऑफ ब्रांच एसेट बाय हेड ऑफिस। अब एसेट खरीदी गई है तो नॉर्मल एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दो काम होते हैं, एक तो एसेट अकाउंट ओपन करना होता है, दूसरा कैश बैलेंस को कम करना होता है। अब की बार बेटा जो एसेट अकाउंट है वो किसकी बुक में हमने मेंटेन करना है, एसेट अकाउंट किसकी बुक में ओपन करना है आपकी बार, ब्रांच की बुक में। तो ब्रांच अपनी बुक में एसेट अकाउंट को ओपन कर लेगी। परचेज कोई भी कर रहा हो, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एसेट अकाउंट तो ब्रांच की बुक में ही ओपन होगा, तो कर दिया। पैसे किसके गए बेटा, ब्रांच के गए या एचओ के गए? एचओ के गए। तो यहाँ पर एचओ अपनी कैश या बैंक बैलेंस को कम कर देगा। अब फिर से वही बात होगी सर, ये एंट्री तो आधी यहाँ जा रही है और आधी यहाँ जा रही है, अब क्या किया जाएगा? तो आप तो समझदार हैं ही, एचओ अपनी बुक में क्या लिखेगा, ब्रांच, तो अपनी बुक में ब्रांच लिख देगा। अब ब्रांच क्या करेगी बताओ, ब्रांच ऑफिस लिख देगी। ठीक है, तो जनरल एंट्री वाला टॉपिक बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत मजे से इसको समझना है, और बेसिक जनरल एंट्री आनी चाहिए इसके। अगर बेसिक जनरल एंट्री नहीं आती, परचेज करने की, सेल करने की, एसेट खरीदने की, टैप लगाने की, तो फिर समस्या हो जाएगी। अच्छा, परचेज ऑफ ब्रांच एसेट, दूसरी एंट्री, परचेज ऑफ ब्रांच एसेट बाय ब्रांच। अगेन एसेट को परचेज करने की बेसिक एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। एसेट अकाउंट किसकी बुक में ओपन होगा, केस सेकंड में बोला है कि एसेट अकाउंट तो ब्रांच की बुक में ही ओपन होगा, तो हमने यहाँ पर एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। चलिए जी, अब की बार पैसे किसके गए बेटा, किसने करी है, ब्रांच की। तो ब्रांच अपनी बुक में कैश बैलेंस को कम कर देगी, तो कैश या बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री। अब सर ये तो पूरी एंट्री यहीं पे लग गई, जब पूरी एंट्रियां कंप्लीट हो गई है तो हेड ऑफिस की एंट्री करेगा, इसमें कुछ भी नहीं, हेड ऑफिस कुछ भी इसकी एंट्री नहीं करेगा। चलो जी, उसके बाद फिर डेप लगेगा, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। तो डेप हमेशा किसकी बुक में दिखाते हैं बेटा, ब्रांच, हमेशा ब्रांच की बुक में दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमेशा जो यूजर है वो अपनी बुक में दिखाएगा, और यूजर यहाँ पर ब्रांच है, तो यहाँ पर ब्रांच डेप्रिसिएशन को बुक करेगी, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट,
डेप लगाने की नॉर्मल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू असेट, मतलब एक्सपेंस चार्ज किया जाता है, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है डेप्रिसिएशन के नाम से, और एसेट अकाउंट को कम किया जाता है, एसेट को क्रेडिट किया जाता है। अब एसेट उसी की बुक में क्रेडिट होगी जिसने एसेट अकाउंट डेबिट किया था। तो बेटा एसेट अकाउंट किसकी बुक में डेबिट हो रहा है? ब्रांच की बुक में डेबिट हो रहा है। तो यहीं पर क्या करोगे आप, एसेट को क्रेडिट कर दोगे। जी बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, अब आ रही है। ओके, तो मैं बता रहा था कि जो पूरी एंट्री है वो ब्रांच की बुक में कंप्लीट हो गई है, एंट्री बन गई है डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, और अब एचओ की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये पूरी की पूरी एंट्री ब्रांच की बुक में ही बन चुकी है। तो बेटा जनरल एंट्री समझ में आई? केस 1 केस सेकंड में कोई क्वेरी है तो पूछिए। एनीवन? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है बेटा, आप 1 मिनट वेट करेंगे, एक क्वेश्चन मुझे आपको कराना है, 2 मिनट वेट करेंगे। तो अकाउंट्स की बेटा एक प्रैक्टिस बुक आपको मैंने दी है, उससे क्वेश्चन मैं आपको उठा रहा हूँ, ठीक है। एक असाइनमेंट आपको मैंने प्रोवाइड किया होगा अकाउंट का, और तो उसमें ब्रांच वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन है, मैं उस पर आ रहा हूँ, उस पर पेज नंबर नहीं है मेरे पास तो फटाफट से ढूंढता हूँ। कॉस्टिंग की आपको जो मैंने बुक दी है उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों में, अकाउंट में बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। मैक्सिमम हम अकाउंट से मॉड्यूल वाले क्वेश्चन और स्कैनर वाले क्वेश्चन तो क्लास में करेंगे, और इसमें से मैं क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा, जो थोड़ा डिफरेंट होंगे वो हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके एरिया में अगर मतलब फोटो कॉपी कराना पॉसिबल हो रहा हो तो इसको जीरोक्स करवा लें। बस 2 मिनट वेट करें, मैं ढूंढता हूँ उसमें क्योंकि पेज नंबर नहीं है मेरे पास। तो मिनट वेट करेंगे। चलो, तो ये ब्रांच अकाउंटिंग का सेक्शन, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 122 पे। देखो जी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है ऑन 1 अप्रैल 2001 को हेड ऑफिस ने एक प्लांट परचेज किया 66,000 रुपीज़ का ब्रांच के लिए। फिर 1 जनवरी 2002 में ब्रांच ने एक फर्नीचर परचेज किया है 10,000 रुपये का। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो प्लांट पे 33.1/3% है, मतलब 1/3 लगाना है, और फर्नीचर पे बेटा आपको 10% का टैप लगाना है, ठीक है। रेट डेप्रिसिएशन का आपका 10% पर एनम है। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस का अकाउंटिंग ईयर है वो सर आपका फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अप्रैल से मार्च वाला है। गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच इफ फिक्स असेट्स अकाउंट आर मेंटेन्ड
आर मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, केस 1 है, एंड सेकंड है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो दो चीजें हैं कि सर एसेट खरीद रहे हैं, एक खरीदा है प्लांट, एक खरीदा है फर्नीचर, और पहले वाले केस में कह रहा है कि एसेट अकाउंट अगर हेड ऑफिस की बुक में मेंटेन हो रहा है तो क्या एंट्री होगी, और अगर ब्रांच की बुक में मेंटेन हो रहा है एसेट अकाउंट तो क्या एंट्री होगी। हमें दोनों की बुक में एंट्री दिखानी है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले केस 1 है, वो क्या है कि फिक्स एसेट अकाउंट आर मेंटेन्ड in books of head office. Fixed asset account are maintained in the books of head office. जी बेटा, तो जब जनरल एंट्री करेंगे तो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनेगा, लाइक डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, वो सारा आपको प्रॉपर तरीके से करना है। तो पहले यहाँ मैंने लिखा हम कर रहे हैं हेड ऑफिस की बुक में, इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। फिर लिखा हमने जनरल एंट्री। इसका केस 1 तो मैं करवा रहा हूँ आपको, केस 2 आप अपने आप करोगे घर से, और फिर मुझे व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेजना, मैं चेक करूंगा कि कितने लोग सही तरीके से कर पाते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो एसेट अकाउंट जो ओपन हो रहा है बेटा वो एचओ की बुक में ओपन हो रहा है, ये केस 1 है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 1 अप्रैल 2001 को हेड ऑफिस ने एक प्लांट खरीदा 66,000 का, ठीक है, जिसकी पेमेंट हेड ऑफिस ने करी है क्योंकि हेड ऑफिस खरीद रहा है, और एसेट अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में दिखाना है। तो मुझे बताओ 1 अप्रैल 2001 की जो ये ट्रांजेक्शन है इसकी हेड ऑफिस की बुक में क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हेड ऑफिस की बुक में इसकी क्या एंट्री होगी, क्योंकि हम एचओ की बुक बना रहे हैं तो एंट्री बनेगी ब्रांच प्लांट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट अकाउंट ओपन हो रहा है एचओ की बुक में, और पैसे भी किसके गए, एचओ के गए, तो एचओ ही अपने कैश अकाउंट को कम कर देगा। तो चलिए 1/4/2001 को 1/4/2001 को यहाँ एंट्री लिखेंगे ब्रांच प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, अमाउंट है 66,000। नरेशन भी डाल देंगे, बीइंग परचेज ऑफ ब्रांच एसेट, बीइंग परचेज ऑफ ब्रांच एसेट, ठीक है सर। जनरल एंट्री आएगी तो पूरी तरीके से कराना है सर। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होगा, अगर एग्जाम अगर ऑनलाइन होता है तो फिर तो आपको ऑप्शन दिए होंगे कि विच एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ABCD, तो आपको ऑप्शन चुनना है, ठीक है। बट आई पर्सनली बिलीव कि इस बार आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, ओके, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम ले रहा है, CS वाले भी ले रहे हैं। तो जब 2 मेजर इंस्टीट्यूट कर सकते हैं तो वाई इट कैन नॉट बी डन बाय द सेम इंस्टीट्यूट। और पिछले ऑनलाइन एग्जाम में आपको पता ही है कि मतलब पेपर का लेवल हल्का था और बच्चे इतने पास हुए, और होम बेस वालों के बारे में तो बोला गया है कि उन्होंने ऑल दो इंस्टीट्यूट की सख्ती थी उसके बावजूद भी कई बच्चों ने उसका फ़ायदा उठाया है। तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। चलिए बाकी इंस्टीट्यूट जैसा बोले, आपको तो पढ़ना है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। 2 जनवरी को कहता है ऑन 1 जनवरी 2002 द ब्रांच परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। 1 जनवरी 2002 को ब्रांच ने क्या करा, 10,000 का फर्नीचर परचेज किया। अब मुझे बताइए हेड ऑफिस की बुक में इसकी क्या एंट्री होगी, एनीवन। Branch asset account debit to branch account. हाँ, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि अब की बार एसेट अकाउंट तो एचओ की बुक में मेंटेन करना है, लेकिन पैसे किसके गए हैं बेटा, पैसे ब्रांच के गए, पैसे ब्रांच के गए हैं, राइट। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी फिर आपकी 1/1/2002 में, है ना, 1/1/2002 में यहाँ हमारी एंट्री बनेगी ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि एसेट अकाउंट तो सर यहीं पर ओपन होगा, और अब की बार ब्रांच अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि पैसे जो दिए हैं वो ब्रांच ने दिए। क्या अमाउंट है इसका, 10,000 का अमाउंट है,
चलो तो ये भी 10,000 बीइंग ब्रांच फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच, या बीइंग फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच भी चलेगा, बीइंग फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच। चलो जी, बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अब साल के एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है सर वो एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन आपको 33.1/3% लगाना है प्लांट पे और 10% लगाना है फर्नीचर पे। चलो जी, डेप लगाने की एंट्री करते हैं। 31/3/2002 में अब लगेगा डेप्रिसिएशन। चलो जी, डेप लगाने की बेटा क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया जाएगा या नहीं? ब्रांच होगा। अकाउंट डेबिट किया जाएगा सर? नहीं सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो ब्रांच की बुक में डेबिट होता है, ये तो एचओ की बुक है। लेकिन डेप लगाने से डेप चार्ज होता है और एसेट कम होती है, क्योंकि एसेट तो इसी की बुक में ओपन हुई है, क्योंकि एसेट तो इसी की बुक में कम हुई है, तो एसेट तो इसी की बुक में कम की जाएगी। अगर ओपन इसी बुक में हुई है तो कम तो इसी की बुक में होगी, तो प्लांट अकाउंट भी कम किया जाएगा और फर्नीचर अकाउंट भी कम किया जाएगा। लेकिन सर डेप्रिसिएशन के नाम से एंट्री हेड ऑफिस नहीं चार्ज कर सकता ब्रांच के लिए, तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्लांट अकाउंट और ब्रांच फर्नीचर अकाउंट। अब बेटा डेप का अमाउंट कितना कितना आएगा? डेप का रेट प्लांट के ऊपर है 33.1/3%। ये किसके बेटा इक्वल हो जाता है? ये 1/3 के इक्वल हो जाता है। तो 66,000 आपको निकालना पड़ेगा, उसका 1/3, तो ये आएगा 22,000। ठीक है सर, इस पे जो डेप लगेगा पूरे साल का, तो डेप आ गया 22,000। दूसरा वाला हमने खरीदा है जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए? 3 महीने। सेकंड वाले पे आपको 3 महीने का डेप लगाना है, तो 10,000 का 10% निकालोगे तो 1000 आएगा। 3 महीने का सर वो 250 आ जाएगा। तो डेप आ रहा है 22,000 और 250। तो प्लांट का डेप आ गया 22,000, इसका डेप आ गया 250, और जो टोटल अमाउंट है वो 22,250 हो जाएगी, 22,250 हो जाएगी। ठीक है, तो बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच एसेट्स, ये ब्रांच की एसेट पे डेप लग गया। तो ये तो एंट्री कंप्लीट हो गई है केस 1 में इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और अब यही एंट्री बेटा, यही एंट्री आपको ब्रांच की बुक में दिखानी है। ठीक है, यही एंट्री आपको अब ब्रांच की बुक में दिखानी है। अभी केस 1 के अंदर एक बार एचओ की बुक में एंट्री कर ली और एक बार सेम एंट्री हम ब्रांच की बुक में करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आते हैं इन बुक्स ऑफ ब्रांच, इन बुक्स ऑफ ब्रांच। तो क्वेरी है तो यू कैन आस्क जनरल एंट्रीज। बेटा आवाज धीरे आ रही है आपकी, बहुत धीरे आ रही है। होमवर्क में करना है ना? नहीं, केस 1 के अंदर 2 बार एंट्री होगी ना, अच्छा, एक बार ब्रांच की बुक में, एचओ की बुक में। फिर केस भी आप घर से करोगे, उसमें भी 2 बार एंट्री होगी, एक बार एचओ की बुक में, एक बार ब्रांच की बुक में। ठीक है, तो केस 1 पहले मैं पूरा करवा देता हूँ। एक बार एचओ की बुक में, एक बार जनरल एंट्री एचओ की बुक में, एक बार ब्रांच की बुक में। तो केस बी है, जब एसेट अकाउंट ब्रांच की बुक में ओपन हो रहा है, वहां पर भी 2 बार एंट्री करोगे, एक बार हेड ऑफिस की बुक में, एक बार ब्रांच की बुक में। समझ गई? तो डेट पर्टिकुलर LF, फिर ये डेबिट अमाउंट और फिर ये क्रेडिट अमाउंट। जी मेरे बच्चों देखिए, तो सबसे पहले एंट्री बेटा वापस जाएंगे जरा। एचओ ने एंट्री बनाई थी एचएल को परचेज करने की, तो पहली एंट्री जो बनी थी ये वाली, मुझे बताइए इसके रिस्पेक्ट में ब्रांच की बुक में क्या एंट्री होगी? जब एसेट हेड ऑफिस ने खरीदी और हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दी, इसके रिस्पेक्ट में ब्रांच की बुक में क्या एंट्री होगी बेटा? नो एंट्री। नो एंट्री। इसकी एंट्री सर ब्रांच की बुक में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है हेड ऑफिस की बुक में। ब्रांच का प्लांट हेड ऑफिस ने खरीदा, हेड ऑफिस से अकाउंट मेंटेन करेगा, केस ए चल रहा है हमारा अभी भी, और हेड ऑफिस ने इसकी पेमेंट कर दी है। तो पहली बारी एंट्री के रिस्पेक्ट में ब्रांच की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी।
चलो दूसरी एंट्री पे आ जाओ। दूसरी एंट्री जो हमारी बनी है वो बनी है ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ पर क्योंकि ब्रांच का नाम आ रहा है, जिस जिस एंट्री में ब्रांच का नाम आ जाए समझ जाना उसकी एंट्री ब्रांच की बुक में भी बनेगी हेड ऑफिस के नाम से। बताओ क्या एंट्री बनाई जाए बेटा। सेकंड था फर्नीचर ब्रांच खरीद रही है, ब्रांच ने पेमेंट करी है, बट असेट अकाउंट मेंटेन हो रहा है एचओ की बुक में। तो 1/1/2002 के लिए क्या एंट्री बनेगी इन द बुक्स ऑफ ब्रांच? एनीवन? HO to cash. एचओ टू कैश, राइट। यहाँ पर एचओ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और पेमेंट क्योंकि ब्रांच ने करी थी तो कैश चला जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे हम सीधे सेकंड वाली एंट्री 1/1/2002 की, और एंट्री बनेगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट थी 10,000 और 10,000 से बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर। यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया गया था। फर्नीचर परचेज करने की एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश, बट क्योंकि एसेट अकाउंट अभी किसके बुक में मेंटेन हो रहा है, एचओ की बुक में, इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, उसके बदले एचओ का नाम लिख दिया गया है। ओके जी। उसके बाद बच्चों जो तीसरी एंट्री हुई थी इन द बुक्स ऑफ एचओ वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री हुई थी। तो ये जो एंट्री हुई है इसके रिस्पेक्ट में मुझे बताइए ब्रांच क्या एंट्री बनाएगा? डेप्रिसिएशन Depreciation अकाउंट to डेबिट टू HO. एचओ। बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमेशा ब्रांच की बुक में ओपन होगा, असेट अकाउंट तो ब्रांच की बुक में कम होगा क्योंकि असेट तो हेड ऑफिस मेंटेन करता है। चलिए तो तीसरी एंट्री ब्रांच की बुक में केवल दूसरी एंट्री होगी। तो 31/3/2 में यहाँ एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, और सिंगल एंट्री बन जाएगी 22,250 से। ठीक है सर, ये केस 1 में आपने एंट्री दिखा दी, एक बार इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और एक बार इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। सेम एज इसका केस भी है जब एसेट अकाउंट ब्रांच मेंटेन कर रहा है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का केस भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। सर आंसर का भी स्क्रीनशॉट लेना है सर। हाँ ठीक है बेटा, आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस 1 है। अब प्रॉपर्ली दिखेगा। एक मिनट, उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। चलिए ये है हमारा आंसर वाला पोर्शन, एक बार हेडिंग के ले लो। स्टार्टिंग की 2 एंट्री, देन तीसरी एंट्री, हो गया बेटा? यस सर, यस सर। अगर बेटा स्क्रीन अप डाउन करनी हो दोबारा तो मुझे बता देना, किसी का कुछ छूटता है तो ये हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया जो कि उस बुक से है जो आपको मैंने प्रोवाइड कर रखी है, तो वहाँ से कर लेना। मॉड्यूल में शेल्स का हो सकता है एक छोटी मोटी एंट्री दे देगा, मॉड्यूल वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे। आज पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, अगली क्लास में फिर स्कैनर्स और मॉड्यूल वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तीसरा आपका इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि सपोज हेड ऑफिस की दो मान लीजिए ब्रांचेस हैं,
एक ब्रांच एक्स है, एक ब्रांच वाई है, और उन दोनों ब्रांच के बीच में आपस में भी कुछ लेन देन होता है, उन दोनों ब्रांच के बीच में भी आपस में कुछ लेन देन होता है। तो अगर ऐसा है तो फिर हेड ऑफिस अपनी बुक में किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, ठीक है। तो वो भी सीखते हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। व्हेन हेड ऑफिस हैज 2 or more branches, when head office has 2 or more branches which make transactions between themselves, then such transactions are called इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मतलब ये कहने का, अगर ये हेड ऑफिस है, अगर ये ब्रांच एक्स है, अगर ये ब्रांच वाई है, तो क्या होता है कि ब्रांच एक्स और ब्रांच वाई आपस में भी कुछ ट्रांजैक्शंस कर रही हैं विद परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। और फिर ये हेड ऑफिस के साथ भी कुछ ट्रांजैक्शंस करती हैं, है ना, कुछ आना जाना वहाँ से भी लगा रहता है और यहाँ से भी कुछ आना जाना लगा रहता है, ठीक है सर। ये आपस में भी लेन देन कर रही हैं और हेड ऑफिस के साथ भी लेन देन करती हैं। तो उस सिचुएशन में हेड ऑफिस अपनी बुक में इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन को किस तरीके से एडजस्ट करेगा, वो अब हमने सीखना है। अगेन कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो जनरल एंट्री है वो हमने बनानी है। बेसिक जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए, तो ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है बेटा, इसमें मोस्टली जनरल एंट्री है ना, मोस्टली आपको जनरल एंट्री करनी है। तो चलिए कुछ ट्रांजेक्शन लेते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन लेते हैं। उसके बाद हेड ऑफिस की बुक, फिर ब्रांच एक्स की बुक और ब्रांच वाई की बुक। इसमें 4 कॉलम बन जाएंगे, ब्रांच एक्स की बुक्स और ब्रांच वाई की बुक्स, ठीक है जी। अब ध्यान से देखते रहना, जनरल एंट्री स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो पहली एंट्री, कैश सेंट बाय एक्स टू वाई। एक्स ने वाई को पैसे भेजे, है ना, एक्स का मतलब ब्रांच एक्स, वाई का मतलब ब्रांच वाई। एक्स ने वाई को पैसे भेजे, तो पहले एक्स के एंट्री बनेगा, बताओ ब्रांच एक्स की बुक में क्या एंट्री बनेगी? Y debit to cash. बिल्कुल सही, वाई डेबिट टू कैश। एक्स अपनी बुक में क्या करेगा? एक्स करेगा भाई वाई को डेबिट कर देता हूँ, ब्रांच वाई को क्या करेगा? वो डेबिट डेबिट करेगा। तो ब्रांच वाई डेबिट, इसके पैसे चले गए तो टू कैश या बैंक अकाउंट। वाई के एंट्री बनाएगा बेटा, Cash account debit to X. कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाई के पास पैसे आ गए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्स, बहुत बढ़िया जी। अब बेटा ये क्या नाम है इसका, हेड ऑफिस की एंट्री बनाएगा। हेड ऑफिस बस ऑब्जर्व करेगा कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। तो बताओ सर, रिसीवर कौन है, किसको पैसे मिल रहे हैं? वाई। वाई को मिल रहे हैं। और बेटा गिवर, गिवर कौन है? X. हेड ऑफिस अपनी बुक में रिसीवर को डेबिट करेगा, गिवर को क्रेडिट कर देगा। हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा ब्रांच एक्स डेबिट टू, नहीं सर रिसीवर कौन है बेटा, सॉरी रिसीवर तो वाई है ना, वाई। ब्रांच वाई डेबिट नॉट एक्स,
हेड ऑफिस क्या करेगा, रिसीवर को डेबिट करेगा, गिवर को क्रेडिट करेगा, रूल लगाएगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये आपको ध्यान रखना। ब्रांच वाई डेबिट टू ब्रांच एक्स अकाउंट, ठीक है, ब्रांच वाई डेबिट टू ब्रांच एक्स अकाउंट। चलो दूसरी एंट्री है गुड्स सेंट बाय वाई टू एक्स, वाई ने एक्स को सामान भेजा, तो पहले वाई की बुक में बताओ, वाई की बुक में एंट्री क्या बनेगी, वाई की बुक में? X branch X account debit to goods sent to branch account. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो वाई है वो अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, वाई अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, डेबिट द रिसीवर, उसके लिए एक्स हो गया रिसीवर, तो वो ब्रांच एक्स को डेबिट करेगा, ठीक है, और यहाँ लिखेगा टू गुड्स सेंड टू, ऑल्दो वो सामान किसको भेज रहा है बेटा, ब्रांच को भेज रहा है, ऑल्दो वो सामान ब्रांच को भेज रहा है, लेकिन वो कई बार ये मान लेता है कि मैं तो हेड ऑफिस के साथ में डील कर रहा हूँ। अगर वो ब्रांच को सामान भेजेगा तो वो ये मान लेता है मैं हेड ऑफिस को सामान रिटर्न कर रहा हूँ, तो वो गुड्स सेंड टू एचओ के नाम से भी एंट्री बना सकता है, ठीक है बेटा, गुड्स सेंड टू एचओ के नाम से भी एंट्री बना सकता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि जब भी डील ब्रांच से करेंगे वो एचओ के नाम से एंट्री बना देगा कि मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सामान मैंने एचओ को दे दिया। एक्स के एंट्री बनाएगी बेटा, एक्स के Goods बाद sent to H account हाँ to branch Y. ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके पास सामान आया तो ये क्या मान के चलेगी, मुझे हेड ऑफिस से सामान आ रहा है, तो ये लिखेगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम, ऑल्दो बेटा भेजा किसने है, ब्रांच वाई, पर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच वाई ना लिख के वो हेड ऑफिस लिख देगी। मान लेते हैं कि सर एचओ से सामान आ रहा है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट, ठीक है, और टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रांच वाई अकाउंट। चलो हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस विल चेक हु इज रिसीवर एंड हु इज गिवर। रिसीवर कौन है बताइए, ब्रांच एक्स, ब्रांच एक्स रिसीवर है, और गिवर कौन है, ब्रांच वाई। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, तो एक्स को करेंगे डेबिट, ब्रांच एक्स डेबिट टू ब्रांच वाई अकाउंट, टू ब्रांच वाई अकाउंट, ठीक है। हेड ऑफिस हमेशा रिसीवर को डेबिट करेगा और गिवर को कर देगा क्रेडिट। चलो और देखते हैं इसमें, तीसरी एंट्री, ब्रांच एक्स के जो एक्सपेंसेस हैं, ब्रांच एक्स के जो एक्सपेंसेस हैं पेड बाय ब्रांच वाई। चलो ब्रांच एक्स के खर्चे जो हैं सर वो वाई ने पे करे, तो एक्सपेंस किसका है बताओ, एक्सपेंस तो X एक्स का है, तो ब्रांच एक्स, हाँ तो एक्सपेंस अकाउंट तो एक्स की बुक में ओपन होगा, एक्सपेंस वही ओपन करता है, वही डेबिट करता है जिसका खर्चा होता है। बेटा पैसे किसने दिए हैं, वाई, ब्रांच वाई, तो कैश किसका कम कम होगा, वाई का, ब्रांच वाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब ये एंट्री आधी यहाँ हो रही है, आधी यहाँ हो रही है, क्या किया जाए बताओ, आधी एंट्री इधर और आधी एंट्री इधर, तो ये क्या करेगी, एक्स क्या करेगी सर, एक्स नाम लिखेगी branch Y को debit credit. है ना, ब्रांच वाई को, और यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच एक्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस ये देखेगा भाई कि अल्टीमेटली सर एक्सपेंस जो है हम पे मतलब किसने करे हैं, और क्या नाम है सर और कैश बैलेंस बेसिकली किसका गया है। मतलब यहाँ से भी देख सकते हो, अगर यहाँ पर ब्रांच वाई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पर एक्स अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, इसकी अगर आप एंट्री बनाओगे तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बनेगी, हेड ऑफिस अपनी बुक में ब्रांच वाई को कर देगा डेबिट और जो एक्स है बेटा उसे कर देगा क्रेडिट, ठीक है, ब्रांच वाई टू ब्रांच एक्स अकाउंट। मतलब इसका उल्टा बना दो, अगर ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे डेबिट हुआ है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा,
तो इस तरीके से इसकी एंट्री बना देंगे। नेक्स्ट केस में आते हैं। अगले केस में कहता है, मान लीजिए ब्रांच वाइज डिविडेंड, ब्रांच वाइज डिविडेंड या रेंट बोल देते हैं, चलो डिविडेंड नहीं, ब्रांच वाइज रेंट कलेक्टेड बाय ब्रांच एक्स। बताओ, ब्रांच वाई का जो रेंट है वो कलेक्ट कर दिया एक्स ने, तो बेटा पैसे किसके पास आ रहे हैं? X. ब्रांच एक्स। तो एक्स करेगी कैश अकाउंट डेबिट। चलो जी, इनकम थी बेटा किसकी? Y की branch Y. तो यहाँ पे टू रेंट अकाउंट खोला जाएगा। इनकम उसकी बुक में ओपन होगी जिसकी है। अगेन एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही, क्या किया जाए बताओ? ब्रांच वाई को क्रेडिट कर देंगे एक्स की बुक में। राइट, तो एक्स की बुक में यहाँ पर ब्रांच वाई का नाम आ जाएगा, ठीक है, ब्रांच वाई। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ब्रांच एक्स। हेड ऑफिस की बुक में क्या होगा बेटा? वाई यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो बेटा ये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है, उल्टा कर देना, ध्यान रखना। वाई यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो वाई यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और एक्स बेटा यहाँ पर हमारा डेबिट हुआ है तो एक्स यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, टू ब्रांच एक्स अकाउंट। राइट, तो ये हमारी होगी किस तरीके की? कुछ तरीके की इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। ओके, चलो अब इस पे कोई क्वेश्चन मिलता है तो एक क्वेश्चन आपको मैं इस पे करवा देता हूँ, तो मिनट वेट करेंगे। BRBP इशू हो सकता है? हो सकता है, आओ, अच्छा वो आपने याद दिला दिया। चलो, ये चौथी एंट्री कहाँ चली गई भाई? एक मिनट, हाँ ये तो एक मिनट को, ये यहाँ गलती से आ गई है, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। एक मिनट, हाँ तो आपने पूछा सर इसमें क्या BRBP की एंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, देखते हैं इसमें, आइए इसी में कंटिन्यू करते हैं। पांचवी एंट्री कहता है BR इश्यूड बाय ब्रांच एक्स ऑन वाई। एक्स ने वाई पर क्या करा? BR इशू किया। तो पहले मुझे ये बताओ, अगर बिल्स रिसीवेबल इशू होता है उसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर? ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री होती है बताइए? BR account debit to debtor account. BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, है ना, बिल्कुल सही है, डेटर बोल सकते हो आप, BR अकाउंट डेबिट टू डेटर या BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। तो यहाँ पर BR इशू कौन कर रहा है बेटा? BR यहाँ पर एक्स इशू कर रहा है, तो एक्स हो गया आपका ड्रॉर, तो एक्स एंट्री बनाएगा BR अकाउंट डेबिट, और एक किसके ऊपर बना रहा है बेटा? वाई के ऊपर, तो टू ब्रांच वाई अकाउंट, टू ब्रांच वाई अकाउंट। एक्स ने बिल इशू किया तो एक्स आपका ड्रॉर हो गया, वाई बिल को एक्सेप्ट करेगा और वाई से ड्रॉई हो गया, तो ड्रॉई की बुक में बिल को एक्सेप्ट करने की क्या एंट्री होती है? बिल्स पेबल अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट Credit होता है। क्रेडिट होता है, तो एंट्री बनेगी इसका बेसिकली ड्रॉर, ब्रांच एक्स। हाँ जो आपका ड्रॉर है उसे करते हैं डेबिट और टू बीपी, तो यहाँ पर एक्स टू बीपी एंट्री बनेगी, ब्रांच एक्स डेबिट टू बीपी, ठीक है। यहाँ क्या होगा सर? यहाँ सिंपल सी बात है, वाई अगर यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पर ये उसको डेबिट करेगा हेड ऑफिस, ठीक है सर, और उसके बाद सर यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे बिल जो रिसीव हो रहा है वो हो रहा है वाई को, तो वाई हो गया रिसीवर, इसलिए वाई यहाँ पर हो जाता है डेबिट, और एक्स सर यहाँ पर हुआ था डेबिट, तो एक्स यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा टू ब्रांच एक्स अकाउंट। ओके, तो
तो इसकी एंट्री भी इस तरीके से हो सकती है। सेम अगर वाई ने, इंटर ब्रांच वाले हम वो भी करवा सकते हैं ना डिस्काउंट बैंक में। हाँ वो भी हो सकता है। अगर डिस्काउंटिंग चार्ज की एंट्री होती है तो डिस्काउंटिंग चार्ज की एंट्री सिर्फ और सिर्फ जिसने बिल इशू करा है उसकी क्या नाम है बुक में होती है। जैसे अगर चाहो तो एक्स यहाँ पर जो है, ये एक्स वाला कॉलम है, एक्स अगर इस बिल को डिस्काउंट कराता है, इस बिल को, तो इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ एक्स की बुक में होगी, क्योंकि बिल को डिस्काउंट करने की एंट्री होती है। अगर आपको याद हो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू BR। तो डिस्काउंट वाली एंट्री में ना तो किसी ब्रांच का नाम आ रहा है, ना ही HO का नाम आ रहा है। इसलिए बिल को डिस्काउंट करना या बिल को एंडोर्स करना या बिल को ड्यू डेट तक, बिल का ड्यू डेट पे कुछ कलेक्शन करना, उसकी एंट्री अब सिर्फ उसकी बुक में होगी जिसने BR इशू किया। तो बाकी एंट्री फिर बाकी एंट्री दूसरी ब्रांच या फिर HO की बुक में नहीं होती। मतलब बिल के जो फर्दर पॉसिबल यूज हैं कि जो ड्रॉर है वो बिल को डिस्काउंट करा दे या बिल को एंडोर्स कर दे या ड्यू डेट पे वो बिल का कलेक्शन ले ले, इसकी एंट्री अब सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर की बुक में होती है, दूसरी पार्टी की बुक में कोई इसका फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए ये एंट्री ब्रांच वाले चैप्टर में आपसे पूछेगा भी नहीं। आपसे ये भी नहीं बोलेगा कि एक्स ने बिल इशू करा और बाद में एक्स ने क्या करा, डिस्काउंट करा लिया। इशू करने की एंट्री पूछ लेगा, लेकिन डिस्काउंट करने की एंट्री नहीं पूछेगा, क्योंकि वो नॉर्मल एंट्री होती है, उसमें कोई स्पेशल केस नहीं। ठीक है, तो आई गेस ये बिल वाला केस भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया। तो मैं कह रहा था कि इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 मिनट जरा वेट कर लेते हैं और एक क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। 10 मिनट है, क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं घर से करने को दे दूंगा आपको। चलिए, तो इसमें एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और पेज नंबर 121। चलो सर देखते हैं। अगली क्लास में बेटा चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, इस टॉपिक में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, पर वो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है भी नहीं, क्योंकि ब्रांच का इतना वेटेज ही नहीं है। तो उस पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल से और फिर चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। 17 क्वेश्चन में कहता है कि भाई एक हेड ऑफिस है जिसका ईयर 31 दिसंबर को एंड होता है, उसकी 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, दो ब्रांचेस हैं, और ये 2 ब्रांचेस कौन कौन सी जगह पे हैं। ठीक है सर, आपको बता रखा है 1 ब्रांच एट दिस प्लेस एंड वाराणसी पे 2nd ब्रांच है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके बाद आगे कि कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होती है दोनों के दोनों मतलब ब्रांचेस पे। ठीक है, एक मिनट के बोलता है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। राइट, तो एक बॉम्बे फर्म है जिसकी 2 ब्रांचें हैं, 2 डिफरेंट प्लेस पे हैं, और दोनों ब्रांचेस अपनी फुल अकाउंटिंग अपने आप करती है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि जो ब्रांच अकाउंट है बॉम्बे के बुक में वो डेबिट बैलेंस दिखाता है 30,450 रुपये का। ठीक है, तो जो ब्रांच अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस वो दिखाती है डेबिट बैलेंस 30,450 रुपये का। और जो एक मिनट है, ये क्या करते हैं, क्या बोला है, पूरा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अब बॉम्बे फर्म हुज अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर हैज 2 ब्रांचेस एट इलाहाबाद एंड वाराणसी। कीप ए कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स। द इलाहाबाद एंड वाराणसी ब्रांच अकाउंट्स इन द बुक्स। अच्छा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। द इलाहाबाद एंड वाराणसी ब्रांच अकाउंट इन द बुक शो डेबिट बैलेंस ऑफ ₹3,450 एंड 45,000। ओके सर, क्वेश्चन में कहते हैं कि जो ब्रांच अकाउंट है बेसिकली बॉम्बे बुक में, बॉम्बे कौन है सर, बॉम्बे है आपका हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक में जो पहली ब्रांच है उसका डेबिट बैलेंस है 45,000 का, और 2nd ब्रांच का बैलेंस है, पहली का 30,450 है और 2nd का 45,000 का है। क्वेश्चन में कह रहा है कुछ ट्रांजेक्शन हुई है जो उन्होंने अभी अकाउंट में नहीं ली है, मतलब इसकी आपको एंट्री बनानी है। वॉट्स वैल्यूड ₹2,000, 2,000 रुपये का सामान था जो कि क्या किया जा रहा है सर, जो कि इलाहाबाद ब्रांच से वाराणसी ब्रांच को ट्रांसफर किया जा रहा है हेड ऑफिस के कहने पर। फिर जो इलाहाबाद ब्रांच है उसने 2,500 रुपये कलेक्ट किए हैं हेड ऑफिस के कस्टमर के ब्याज पे। ओके सर, इलाहाबाद ब्रांच ने इलाहाबाद हेड ऑफिस के कस्टमर से कैश कलेक्ट किया है, मतलब कस्टमर जो था, डेटर जो था वो था HO का,
और जो कलेक्शन हो रहा है बेटा वो कौन कर रहा है, कलेक्शन ब्रांच कर रही है। वाराणसी ब्रांच ने 5,000 रुपये की पेमेंट करी है, किसके लिए सर, कुछ परचेज के लिए, वो परचेज जो कि हेड ऑफिस ने करी थी। हेड ऑफिस की परचेज के लिए वाराणसी ब्रांच पे जो है वो कैश पे कर रही है। कहता है ₹5,000 remitted by the Allahabad branch on 29 December 1986 was received on 3rd by वाराणसी कंपनी। एक मिनट इसको तो ठीक करना है, वाराणसी ब्रांच है यहाँ पर, थर्ड के बाद पहले बाय है, बाय वाराणसी ब्रांच जी। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपसे बोलता है शो जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंसर्न पार्टीज। जो कंसर्न पार्टीज हैं 3 है, इसमें एक हेड ऑफिस है और 2 आपके ब्रांचेस हैं। एंड आल्सो शो ब्रांच अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और जो हेड ऑफिस है उसकी ब्रांच, उसकी बुक में आपको अकाउंट दिखाना है। ठीक है, तो एक बार एंट्री बेटा हम वाराणसी ब्रांच के लिए बनाएंगे, सेकंड ब्रांच के लिए भी बनाएंगे, और फिर उसके बाद हेड ऑफिस की बुक में भी एंट्री करेंगे, फिर अकाउंट भी बनाएंगे। चलो तो करते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो तो पहले लेते हैं इन बुक्स ऑफ इलाहाबाद ब्रांच। ठीक है, तो इलाहाबाद ब्रांच की बुक ले लेते हैं। जनरल एंट्रीज, इसके बुक में वही एंट्री बनाएंगे जिसमें इस ब्रांच का नाम आ रहा है। ठीक है, और ये ब्रांच सारी एंट्री हम साल के एंड में कर रहे हैं, क्योंकि ये वो एंट्री हैं जो हमने साल से पहले साल के दौरान हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो 31 दिसंबर को हमारा ईयर खत्म हो रहा है, तो 31/12, और उसके अलावा ईयर कौन सा सर वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एंट्री जो होगी ये 31 दिसंबर को होगी, ईयर हमें नहीं पता। तो ये डेट वाला कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलो सबसे पहले चेक करना है कि भाई इलाहाबाद ब्रांच का नाम किस किस एंट्री पे आ रहा है। पहली एंट्री में आ रहा है सर, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। कहता है गुड्स वैल्यूड ₹2,000 बट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलाहाबाद टू वाराणसी। इलाहाबाद से वाराणसी में सामान ट्रांसफर हो रहा है। तो बताइए सर जो इलाहाबाद ब्रांच है वो क्या एंट्री बनाएगी, एनीवन? इलाहाबाद ब्रांच ने सामान सेंड किया है वाराणसी ब्रांच को, इलाहाबाद की एंट्री बनाएगी। इलाहाबाद ब्रांच वारंट से अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो बेटा जो इलाहाबाद ब्रांच है वो तो ये देखेगी कि भाई वाराणसी ब्रांच मेरे लिए क्या है, रिसीवर है, तो वो वाराणसी ब्रांच को क्या करेगी, डेबिट करेगी। तो वाराणसी ब्रांच डेबिट, ठीक है सर, टू गुड्स सेंड टू वाराणसी ब्रांच या गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, क्योंकि वो ये मानेगी कि मैं तो हेड ऑफिस को सामान वापस करूँगा। 2,000 रुपये की यहाँ पर एंट्री होगी। ठीक है, इसके बाद से सामान जा रहा है, और किसको सामान भेज रही है बेटा, ये वाराणसी ब्रांच को, तो डेबिट द रिसीवर का रूल लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि जो इलाहाबाद ब्रांच है, मतलब इसी ब्रांच की बात हो रही है, उसने 2,500 रुपये कलेक्ट किए हैं एक कस्टमर से जो कि हेड ऑफिस का कस्टमर था। आओ, तो बेटा इस ब्रांच के पास पैसे आ रहे हैं, राइट, इस ब्रांच के पास पैसे आ रहे हैं, तो ये क्या करेगी, अपने कैश अकाउंट को डेबिट करेगी। डेट सेम चलेगी आपकी, तो यहाँ पर एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट। पर बेटा ये पैसे किसके थे, ये ब्रांच के पैसे हैं सर या ये हेड ऑफिस के पैसे हैं? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के पैसे हैं, तो ये एचओ को क्रेडिट करेगी। ये एचओ के प्रति अपनी जो लाइबिलिटी है उसे एक्सेप्ट करेगी कि पैसे मैंने ले लिए हैं लेकिन ये पैसे आपके हैं। कितना अमाउंट है बेटा इसका, इसका 5,000 का अमाउंट है, नहीं सर इसका 2,500 का अमाउंट है।
इसका अमाउंट है 2500 का, ठीक है, 2500 का इसका अमाउंट है, ठीक है सर, 2500 का इसका अमाउंट है बेटा, राइट। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ये भी 2500 और ये भी 2500। नरेशन बेटा डाल देना, पहली वाली एंट्री में नरेशन वही होगी, बीइंग गुड्स सेंट टू वाराणसी ब्रांच, बीइंग कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑफ एचओ, है ना, नरेशन आप डाल दोगे अपने आप, जो क्वेश्चन में बोला है वही नरेशन आपको डल जाएगी। तीसरी एंट्री बेटा वाराणसी ब्रांच की है तो इसमें एंट्री नहीं होगी। चौथी ब्रांच में कहता है ₹5000 रेमिटेड बाय इलाहाबाद ब्रांच ऑन 29 दिसंबर 1986 was received on 3rd by the वाराणसी ब्रांच। क्वेश्चन में ये बोलता है कि भाई 29 दिसंबर को ये जो कह सकते हैं कि मतलब इलाहाबाद ब्रांच है उसने पैसे ट्रांसफर किए थे, और ये पैसे सर अभी वाराणसी ब्रांच के पास पहुंचे नहीं है, ठीक है, ये वाराणसी ब्रांच के पास पैसे भी पहुंचे नहीं है। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी, आपको ध्यान से देखना है। इसने तो पैसे बेटा भेज दिए थे, राइट, इसने तो पैसे भेज दिए थे, सामने वाले पार्टी की ओर से पेंडिंग है, ये तो पैसे भेजने की एंट्री बनाएगी, जिसको नहीं मिले हैं उसके बुक में क्या एंट्री बनेगी वो हम देखेंगे, है ना, जिसके पास पैसे नहीं पहुंचे हैं वो क्या एंट्री बनाएगी उसको हम देखेंगे। फिलहाल तो ये 29 दिसंबर को पैसे भेजने की एंट्री बनाएगी, तो ये पैसे ट्रांसफर कर रही है वाराणसी ब्रांच को, और ये एंट्री होगी 29 दिसंबर में, ठीक है, 29 दिसंबर में ये एंट्री होगी, लेकिन ये एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें ट्रांजिट वाली एंट्री करनी है या क्या करनी है, क्या बोला क्वेश्चन में, कहता है बिफोर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू अकाउंट, ठीक है बेटे कैश भेजने की एंट्री तो ऑलरेडी हो गई होगी, कैश भेजने की एंट्री तो ऑलरेडी हो गई होगी। अब जो गुड्स हमारे ट्रांजिट में है, गुड्स हमारे बेटा जो ट्रांजिट में है, हमें उसकी एंट्री बनानी पड़ेगी, राइट। अब बेटा एक चीज ध्यान में रखना, अगर मान लो मैंने आपको कुछ सामान या कैश भेजा, तो मैंने सामान भेजने की या कैश भेजने की जनरल एंट्री बना ली, ठीक है सर, मैंने एंट्री बना ली, राइट, आपके पास वो पहुंचा नहीं है। अब क्या किया जाए, या तो आप सामान को रिसीव करने की एंट्री दिखा दो, क्योंकि अगर मैंने एंट्री करी है तो आपको भी एंट्री करनी पड़ेगी, वरना आपकी बुक और मेरी बुक जो होगी ना वो रिकंसाइल नहीं करेगी। आप इस बात को समझ रहे हैं, अगर आपका नाम राहुल है और मैं अपनी बुक में अगर आपको डेबिट कर रहा हूँ, तो आपको अपनी बुक में मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी आपके और मेरे अकाउंट रिकंसाइल करेंगे। अगर मैं आपके नाम पे कोई एंट्री अपनी बुक में बना रहा हूँ और उसके रिस्पेक्ट में आप कोई अपने बुक में एंट्री नहीं बना रहे हैं, तो अकाउंट रिकंसाइल नहीं होते। तो गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट जब भी होता है उसकी एक एंट्री आपको बनानी पड़ती है, ठीक है, एक बेटा, हाँ राइट। अगर गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट होता है तो आपको उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट एंट्री दोनों में से किसी एक बुक में होगी, या तो जो सेंडर है उसकी बुक में होती है, या जो रिसीवर है बेटा जिसके पास सामान पहुंचा नहीं है अभी उसकी बुक में होती है, दोनों की बुक में नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है अगर मैंने सामान भेजने की एंट्री बनाई है और वो सामान आपके पास पहुंचा नहीं है, तो या तो मैं अपनी एंट्री को रिवर्स मारूं, मैं ये मानूंगा कि मैंने सामान भेजा ही नहीं है, या आप अपने बुक में एंट्री करोगे कि मेरे पास सामान आ गया है। दोनों गुड्स एंड ट्रांजिट की एंट्री नहीं बनाते हैं, गुड्स एंड ट्रांजिट की एंट्री केवल एक ही जगह होती है। तो अगर सर ये सामान जो इलाहाबाद ब्रांच ने भेजा था ये वाराणसी ब्रांच के पास पहुंचा नहीं है, तो इलाहाबाद ब्रांच 31 मार्च को क्या एंट्री बनाएगी, इलाहाबाद ब्रांच 31 मार्च को इसकी एंट्री बनाएगी सेम डेट पे, वो लिखेगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, और जब पहले वाराणसी को सामान भेजा होगा तो उसने क्या एंट्री बनाई होगी, उससे एंट्री बनाई होगी वाराणसी ब्रांच अकाउंट डेबिट तो गुड्स सेंट टू वाराणसी ब्रांच या गुड्स सेंट टू एचओ अकाउंट। लेकिन यही सामान वाराणसी के पास अगर पहुंचा नहीं है तो इस एंट्री को रिवर्स मानना पड़ेगा, मतलब जो वाराणसी ब्रांच है उसको यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट सर। जब इसने सामान भेजा था तो क्या एंट्री बनाई होगी, सोचो, इसने बनाई होगी वाराणसी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, मतलब उसने वाराणसी ब्रांच को क्या करा होगा, डेबिट किया होगा, क्योंकि वो सामान पहुंचा ही नहीं है तो वो उस एंट्री को रिवर्स मारेगा। रिवर्स मारने के लिए क्या करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट करेंगे
और जो वाराणसी ब्रांच है उसको बेटा यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर ये एंट्री आप यहाँ दिखाना नहीं चाहते, अगर ये एंट्री आप ये जो इलाहाबाद ब्रांच है इसकी बुक में नहीं दिखाना चाहते, तो फिर ये एंट्री आपको ना वाराणसी ब्रांच की बुक में दिखानी पड़ेगी। दोनों में से एक जगह इसकी एंट्री बनती है। ये एंट्री क्योंकि मैंने यहाँ पर कर दी है, तो इसका मतलब है सर फिर उसकी बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी है, तो सर ये एंट्री फिर दूसरी पार्टी की बुक में नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। चलिए, अमाउंट कितना है इसका? चलो, अमाउंट कितना है इसका देखते हैं सर, क्या अमाउंट है इसका? 5000, 5000। 5000 का। बाकी गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट का एक टॉपिक वो केस नंबर 4 में आपका कवर होगा। एक केस नंबर 4 है, तो उसमें भी आपकी एंट्री होगी। तो 5000 से ये एंट्री बना दी मैंने, 5000 से ये एंट्री बना दी, ठीक है। इसी केस को मैं डिस्कस करूंगा जब अगली क्लास में गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक अलग से आएगा। चलो जी, तो ये एंट्री हमने बना दी है इन द बुक्स ऑफ इलाहाबाद। अब वाराणसी ब्रांच में आ जाओ। इन बुक्स ऑफ वाराणसी ब्रांच में आ जाएंगे अब। चलिए, इन बुक्स ऑफ वाराणसी ब्रांच, चलिए जनरल एंट्रीज। तो डेट, पर्टिकुलर, then LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलो जी, जहाँ जहाँ वाराणसी ब्रांच का नाम आया वो एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री में वाराणसी ब्रांच का नाम आया है और वाराणसी ब्रांच के पास सामान ट्रांसफर हुआ है फर्स्ट ब्रांच से, तो वाराणसी के पास सामान आया, कहाँ से आया बेटा? इसके पास इलाहाबाद ब्रांच से सामान आया। बताइए क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर? वाराणसी ब्रांच को सामान रिसीव हो रहा है फ्रॉम इलाहाबाद ब्रांच, क्या एंट्री Good बनेगी? received from head office to branch X, branch Allahabad. राइट, तो एंट्री लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सर एचओ से सामान आ रहा है, अगर दूसरी ब्रांच भी बेचती है तो। और ये इलाहाबाद ब्रांच से आया था, तो टू इलाहाबाद ब्रांच को यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। कितना अमाउंट है इसका? अमाउंट है बेटा इसका 2000। 2000 से एंट्री बनाएंगे इसकी। नरेशन डाल देना बिलिंग डाल के। और सेकेंड एंट्री बेटा इसमें वाराणसी ब्रांच इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं होगी। तीसरी एंट्री में वाराणसी ब्रांच इन्वॉल्व है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है वाराणसी ब्रांच ने 5000 रुपये पे करे हैं किसी कस्टमर को जो कि हेड ऑफिस से बिलोंग करता था, ठीक है सर। तो पैसे किसके गए बेटा? पैसे तो वाराणसी ब्रांच के गए, पैसे तो वाराणसी ब्रांच के गए, तो ये अपने कैश अकाउंट को यहाँ पे कम करेगी। लेकिन ये पेमेंट किसके भी पे हो रही है? हेड ऑफिस के भी HO। पे, तो यहाँ पर हेड ऑफिस को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। इसके पैसे चले गए और ये पेमेंट एचओ के ब्याज पे हो रही है। तो अमाउंट कितनी है बेटा इसकी? 5000 है। 5000। 5000 से हमने ये एंट्री बना दी। चलो जी, गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री ऑलरेडी मैं एक ब्रांच की बुक में बना चुका हूँ, तो दूसरे की बुक में नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया था इनिशियली जब सामान भेजा होगा तो उस एंट्री को रिवर्स मानने के लिए या उस एंट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री बनाते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट ऑलरेडी डी के हम फर्स्ट ब्रांच में कर चुके हैं, तो इसके वाराणसी ब्रांच में नहीं होगी। अगर दोनों जगह एंट्री हो जाएगी बेटा तो बात वहीं की वहीं पड़ जाएगी। जैसे मैंने कहा मैं सामान भेज चुका हूँ, मैं सामान भेजने की एंट्री बना चुका हूँ, आपने रिसीव करने की एंट्री नहीं बनाई, तो या तो आप रिसीव करने की एंट्री बनाओगे या मैं अपनी एंट्री को रिवर्स मानूंगा कि मैंने सामान भेजा ही नहीं। अगर मैं रिवर्स मान दूँ और आप भी क्या कर लें सर, रिकॉर्ड कर लें, तो फिर सर बात वही की वही हो जाएगी कि मेरी बुक से एंट्री हट गई और आपके वाली बुक में होगी। इसलिए गुड्स इन ट्रांजिट एक ही जगह आते हैं, दो जगह नहीं आते। तो ये बेटा इसकी क्या नाम है बुक हो गई। अब जो हेड ऑफिस है, बेटा उसकी बुक में एंट्री बनाते हैं। चलिए, तो हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनाएंगे। इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस,
इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जनरल एंट्रीज, सेम चीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलो जी, हेड ऑफिस देखेगा क्या एंट्री हो रही है, उसके हिसाब से बनाएगा। पहली एंट्री थी कि भाई इलाहाबाद ने वाराणसी को सामान ट्रांसफर किया, तो रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, बताइए कौन रिसीवर है कौन गिवर है। जी बेटा, कौन रिसीवर है कौन गिवर है? वाराणसी ब्रांच रिसीवर है, वाराणसी इलाहाबाद रिसीवर है और इलाहाबाद गिवर है, तो ठीक है, रिसीवर को डेबिट करो। तो ये एंट्री बनाएगा वाराणसी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इलाहाबाद ब्रांच, तो इलाहाबाद ब्रांच। ठीक है सर, अमाउंट कितनी थी? 2000 आई गेस, राइट, 2000 है। तो इसकी एंट्री ये बन गई। चलो जी, दूसरी एंट्री सर, दूसरी एंट्री में कह रहा है कि इलाहाबाद ब्रांच ने 2500 रुपये रिकवर किए हैं इलाहाबाद कस्टमर ऑफ द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के कस्टमर से पैसे ले लिए थे इलाहाबाद ब्रांच ने। अगर हेड ऑफिस के कस्टमर ने पैसे दे दिए हैं तो जो हेड ऑफिस का डेटर है वो कम होगा। अगर हेड ऑफिस का डेटर पेमेंट कर चुका है तो हेड ऑफिस का जो डेटर है वो कम होगा बेटा, डेफिनेटली हेड ऑफिस अपने डेटर को कम करेगी। डेटर कम करने के लिए डेटर अकाउंट को किया जाता है क्रेडिट। लेकिन इसके पैसे बेटा कौन सी ब्रांच ने ले लिए? ये पैसे कौन सी ब्रांच ने ले लिए? ये पैसे इलाहाबाद ब्रांच ने ले लिए, तो वो इलाहाबाद ब्रांच को डेबिट कर देगी। ठीक है, डेटर तो कम हो ही गया क्योंकि डेटर ने पैसे दे दिए हैं, और जो इलाहाबाद ब्रांच है उसे कम करना पड़ेगा। कितना अमाउंट इन्वॉल्व है इसका? इसका अमाउंट इन्वॉल्व है 2500 रुपये का। चलो तो 2500 रुपये की एंट्री होगी। ठीक है, डेटर कम हुआ, डेटर को करना पड़ता है क्रेडिट अगर वो कम होता है तो, और पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं इसलिए सर ये कैश अकाउंट तो डेबिट करेगी नहीं, ये क्या करेगी, इलाहाबाद ब्रांच को कर देगी डेबिट। फिर कहता है वाराणसी ब्रांच ने 5000 रुपये की पेमेंट करी है कुछ परचेज के लिए जो कि हेड ऑफिस ने करी है। परचेज करी है बेटा हेड ऑफिस ने और पेमेंट कर रही है ब्रांच, तो परचेज एक्सपेंस है किसका? एचओ का। परचेज एक्सपेंस है एचओ का, तो एक्सपेंस तो वही बुक करेगा जिसका होता है। तो हेड ऑफिस अपनी बुक में परचेज अकाउंट डेबिट करेगा, तो हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कैश पेमेंट तो ऑलरेडी कर दी गई है। किसने करी है पेमेंट? ये वाराणसी। परचेज अकाउंट डेबिट टू वाराणसी ब्रांच अकाउंट। ठीक है बेटे, ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच में हम जनरल एंट्री सीख रहे हैं ये एग्जाम में हो सकता है ना आए, ये हो सकता है 3 या 4 नंबर की एंट्री आपसे पूछ ले, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है बेटा, जब आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करोगे जिसकी डिफरेंट जगह पे ब्रांच होगी, उसकी अकाउंटिंग अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो ये जनरल एंट्री वहाँ बड़ी काम आती है कि खर्चा हमारा है पेमेंट हमने करी, खर्चा ब्रांच का है पेमेंट हमने करी, या खर्चा हमारा है ब्रांच ने पे करा, तो आप उसे रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। और उसके बाद बेटा यहाँ पर आपकी अमाउंट जो बनी है वो है 5000 रुपये की। चलो 5000 रुपये की, 5000। चलो, उसके बाद गुड्स एंड ट्रांजिट की एंट्री थी कि भाई जो सामान बेसिकली इलाहाबाद ब्रांच ने भेजा था वो वाराणसी ब्रांच के पास पहुंचा नहीं है, तो जो इलाहाबाद ब्रांच है उसने अपनी एंट्री को रिवर्स मारा था गुड्स एंड ट्रांजिट के क्या नाम है नाम से। हेड ऑफिस भी क्या करेगा बेटा समझो, इनिशियली जब इलाहाबाद ब्रांच ने वाराणसी ब्रांच को सामान भेजा होगा इनिशियली, मतलब दैट इज ऑन 29 दिसंबर, तो इलाहाबाद ब्रांच, तो उस सिचुएशन में हेड ऑफिस ने क्या एंट्री बनाई होगी? हेड ऑफिस ने सोचा होगा रिसीवर कौन है और गिवर कौन है।
हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई होगी कि भाई जो रिसीवर है उसको क्या नाम है कि मतलब डेबिट किया जाए और गिवर को क्रेडिट किया जाए। तो रिसीवर थी वाराणसी ब्रांच, तो उसने एंट्री क्या बनाई होगी, वाराणसी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जो इलाहाबाद ब्रांच है उसे क्रेडिट किया होगा, राइट। 29 मार्च को तो यही एंट्री ऑलरेडी हेड ऑफिस बना चुका होगा। 31 मार्च को ब्रांच हेड ऑफिस को कम्युनिकेट करेगी कि मैंने अपनी एंट्री रिवर्स मार दी है क्योंकि मेरा सामान अभी पहुंचा ही नहीं है, तो जब पहुंचेगा उसके बाद ही रिपोर्ट करूंगा। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, बोलेगा ठीक है भाई, अगर तुम अपनी एंट्री को रिवर्स मार रहे हो तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, मुझे भी अपने बुक में उस एंट्री को रिवर्स मारना पड़ेगा, समझी। तो हेड ऑफिस ने इनिशियली एंट्री बनाई होगी वाराणसी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट, और अब इसी एंट्री को क्या करेंगे सर, रिवर्स मारेंगे। इसी एंट्री को अगर हम रिवर्स मारते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, इसी एंट्री को रिवर्स मारते हैं तो बेटा तो क्या एंट्री बनेगी, देखते हैं। इलाहाबाद टू वाराणसी। राइट, जो पहले रिसीवर था अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सब क्रेडिट करना पड़ेगा और गिवर को डेबिट करना पड़ेगा। तो पहले वाराणसी टू क्या एंट्री बनाई थी फिर से देखेंगे, क्योंकि इलाहाबाद ने भेजा था, राइट, इलाहाबाद ने भेजा था वाराणसी को, तो पहले एंट्री बनी होगी वाराणसी टू इलाहाबाद, वाराणसी टू इलाहाबाद। अब उल्टा कर दो, अब इलाहाबाद टू वाराणसी की एंट्री बनाएंगे रिवर्स मारने के लिए, ठीक है। इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू वाराणसी ब्रांच। तो पहले जो एंट्री बन चुकी होगी उसको रिवर्स मार दिया गया, अमाउंट 5000 की। ओके जी, अमाउंट 5000 की बेटा ये एंट्री हमने बना दी है। ओके, इसके बाद एक काम और करना है, अब हेड ऑफिस की बुक में बेटा अकाउंट भी बनाने हैं, 2 अकाउंट आपको बनाने हैं। ये सारा काम अब हेड ऑफिस की बुक में हो रहा है। एक तो बनेगा बेटा इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट, एक बनेगा इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो डेट, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो ये टॉपिक ऐसा है बेटा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में जनरल एंट्रीज हैं, तो जनरल एंट्री नहीं स्ट्रॉन्ग है तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। ऑल दो एग्जाम में या तो डेटर या स्टॉक एंड डेटर इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आता है, फिर भी अगर बाय चांस आपकी किस्मत खराब हो या पे टॉपिक छोड़ के गए और यही पेपर में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये अकाउंट भी बेटा हम हेड ऑफिस की बुक में बना रहे हैं, ध्यान रखना। तो हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट में कितना कितना बैलेंस है, क्वेश्चन में एक लाइन आपको बोली हुई है। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है द इलाहाबाद एंड वाराणसी ब्रांच अकाउंट इन बॉम्बे बुक्स। बॉम्बे बुक्स बेटा आपका कौन है सर, ये सर आपका एचओ है। शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 30,450 एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली। इलाहाबाद ब्रांच के अकाउंट में 30,450 का डेबिट बैलेंस है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो क्या करेंगे देखो, ये सर मैंने अकाउंट बनाया, जनरल एंट्री भी पहले हो चुकी है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, उसी की बुक में अकाउंट बन रहा है। यहाँ सबसे पहले हम बैलेंस डाल देंगे 31 दिसंबर में ही कि ये तो ओपनिंग बैलेंस था 30,450 का। फिर हेड ऑफिस की बुक में जहां जहां इलाहाबाद ब्रांच का नाम आया है उस एंट्री की आपको लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे 11th क्लास में करते थे। पहली एंट्री में जो इलाहाबाद ब्रांच है बेटा वो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट, तो इलाहाबाद ब्रांच के क्रेडिट में एंट्री होगी, इलाहाबाद ब्रांच के क्रेडिट में एंट्री होगी। डेट सेम रहेगी 31 दिसंबर। नाम आएगा बेटा वाराणसी ब्रांच का, तो बाय वाराणसी ब्रांच अकाउंट, और 2000 का इनिशियल अमाउंट है। लेजर पोस्टिंग जैसे 11th क्लास में करते थे, जैसे फाउंडेशन में करते थे, ठीक है बेटे। ये क्रेडिट हो रहा है तो इस अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री होगी, नाम आ जाएगा डेबिट वाले का। अगली एंट्री में इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है, तो इलाहाबाद ब्रांच के डेबिट में एंट्री होगी। नाम किसका आएगा सर, डेटर का आएगा, 25 रुपये की अमाउंट है। आ जाओ जी, सेम डेट पे टू डेटर अकाउंट। कभी कभार पेपर में अकाउंट बनाने को भी आ जाते हैं, इसलिए आपको मैं लेजर पोस्टिंग करा रहा हूँ। 25 रुपये की यहाँ एंट्री होगी। चलो जी, अगली एंट्री में बेटा इलाहाबाद ब्रांच का नाम नहीं है तो नहीं होगी। अगली एंट्री में फिर से नाम है इलाहाबाद ब्रांच का और ये डेबिट हो चुकी है, तो ये एंट्री भी बेटा डेबिट में जाएगी वाराणसी ब्रांच के नाम से। चलिए
तो टू वाराणसी ब्रांच और अमाउंट है 5000, अमाउंट है 5000। जी बेटा, अब ये जोड़ लो और कोई एंट्री तो है नहीं, फिर ये करने के बाद यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस शीट। तो 30,450 में प्लस कीजिए 2500 और प्लस कीजिए 5000, कितना आ रहा है टोटल? 30,450 प्लस 2500 प्लस 5000, तो ये आ गया हमारा 37,950। 37,950 माइनस कर दोगे बेटा 2000, तो 35,950, 35,950। ठीक है सर, ये आ गई मेरी बैलेंसिंग फिगर। सेम ऐसी बेटा हेड ऑफिस एक अकाउंट बनाएगा इन द नेम ऑफ वाराणसी ब्रांच। वाराणसी ब्रांच, चलो जी, तो देखें डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। ठीक है बेटे, चलो जी, इसमें भी बेटा पहले डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, इसमें भी पहले डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि बॉम्बे बुक्स में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है दोनों फर्म का इन एंट्री को करने से पहले। क्या क्या बैलेंस है बेटा? तो जो इलाहाबाद बुक है उसमें 30,450 का था और वाराणसी ब्रांच में 45,000 का डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ हमने डाल दिया डेबिट बैलेंस 45,000 का। अब हेड ऑफिस की बुक में जनरल एंट्री चेक करो कि कहाँ कहाँ इस वाराणसी ब्रांच का नाम आया है। ठीक है, कहाँ का नाम है इसका? तो बेटा सॉरी, तो यहाँ पर ये डेबिट हो रही है, डेबिट हो रही है, तो वाराणसी ब्रांच के डेबिट में एंट्री होगी। नाम किसका आएगा सर? इलाहाबाद ब्रांच का आएगा, नॉर्मल लेजर पोस्टिंग जो हम 11th क्लास में करते थे। चलिए, तो यहाँ पर डेबिट साइड में डाल देंगे तो इलाहाबाद ब्रांच, ठीक है, क्योंकि वाराणसी ब्रांच डेबिट हो रहा था। आई होप ये आपको आता है बेटा, आई होप ये आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है, सिंपल लेजर पोस्टिंग। चलो सर, और वापस आते हैं। दूसरी एंट्री में वाराणसी ब्रांच का नाम ही नहीं है तो नहीं आएगी। तीसरी एंट्री में वाराणसी ब्रांच आपकी क्रेडिट हो रही है तो ये आएगी सर। वाराणसी ब्रांच के क्रेडिट में एंट्री होगी परचेज के नाम से, तो बाय परचेज अमाउंट आ जाएगा 5,000, बाय परचेज अमाउंट आ जाएगा 5,000। तो यहाँ 31 दिसंबर में ही बाय परचेज अकाउंट 35,000। चलो जी, आखिरी एंट्री जो हो रही है उसकी एंट्री हमारी बनी है इलाहाबाद टू वाराणसी ब्रांच। तो वाराणसी ब्रांच हो रही है क्रेडिट, वाराणसी के क्रेडिट में एंट्री होगी बाय इलाहाबाद ब्रांच के नाम से, अमाउंट है 5,000। तो सेम डेट पे बाय इलाहाबाद ब्रांच 5,000 जी। अब इसके बाद क्या करोगे? सिंपल 47,000 में से माइनस करो 40,000। सर वो परचेज का अमाउंट 5,000 है कि 35,000 है? अच्छा बेटा, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 5,000 है। चलो, तो 47 में से बेटा ये माइनस करो 10,000, कितना बैलेंस आएगा? 47 माइनस 10, तो ये बनेगा 37,000। 37,000 का यहाँ से बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। बताओ कोई क्वेरी है तो? बाकी गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट नेक्स्ट क्लास में होगा तो समझ में आएगा आपके। जी बेटा, अगर हो गया तो क्लास वाइंड अप करें। यस सर। सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ बताओ बेटा, कहाँ से दिखाऊं? ऊपर से? वो दो लेजर वाला, ठीक है, वाराणसी और इलाहाबाद का। ठीक है बेटा, वाराणसी वाला तो ये रहा।
मेरे वाराणसी ब्रांच का ले लो। हाँ सर हो गया। ठीक है, इलाहाबाद ब्रांच बस बस सर हो गया। इतना ही था। ठीक है हाँ। तो बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।